43. After death, does the inner being continue to progress? मृत्यु के बाद आपकी आंतरिक जो सत्ता है, क्या वो प्रगति करना जारी रखती है? That depends altogether upon the person. For everyone it is different. व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर किस तरीके का उसका जीवन गया है, उसने कितना गंभीर तरीके से जिया है, उसका जीवन जैसे माँ कहती है उसकी चैत्य सत्ता के इर्द गिर्द कितना केंद्रित रहा है, उसको कितना उसने इंडिविजुअलाइज किया है. There are people, for example, writers, musicians, artists, people who have lived on intellectual heights, who feel that they still have something further to do, that they have not finished what they had undertaken to do, have not reached the goal they have fixed for themselves. So they are ready to remain in the earth atmosphere as long as they can, with as much cohesiveness as possible, and then try to manifest themselves and continue their progress in other human bodies. ऐसे लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनके कोई विचार है, कोई ऐसा उनके एक ड्रीम है, कोई हाई एस्पिरेशन है, कुछ भी इस तरीके का है जो उनको लगता है कि उनको फुलफिल करना चाहिए, और जितना उनको समय मिला है उतना अपने आप को उसके अंदर उन्होंने दिया है, कुछ चीज़ प्रिपेयर करी भी है. म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, सिंगर है, स्कल्प्टर है, जो भी हैं, या इन किन्हीं भी बारी चीज़ों के ऊपर जो नए रहा हो, बुद्धि के स्तर पे नए रहा हो, भीतर रहा हो, और वो चाहता है कोई एक सर्टन की इस हाइट्स के ऊपर मैं जाऊं, या जो भी उसने गोल निर्धारित किया है वो उसकी चीज रह जाती है और वो अपनी प्रोग्रेस कंटिन्यू करती है इन अदर ह्यूमन बॉडीज. वो व्यक्ति नहीं, पर उसका एक पर्टिकुलर ट्रेट, उसकी पर्टिकुलर कोई क्वालिटी, उसकी कोई चीज, उसकी एस्पिरेशन. इसीलिए हम देखते हैं कि व्यक्ति अगर इन चीजों के प्रति दूसरा कोई ओपन हो तो ऐसी सत्ताओं के संपर्क में आ जाता है, उनको वहन करता है, उनको मैनिफेस्ट करता है, और जो पीछे काम छोड़ा गया है उसको आगे लेके जाता है. तो ये संभावना है कि आप जब खोलें अपने आप को, हो सकता है पोएट्री आपके पास आ जाए, ऐसे व्यक्ति की आपने उसका आह्वान किया और उस व्यक्ति की आपके पास आ जाए. तो ये सारी चीजें संभव है. I have seen many such cases. I have seen the very interesting case of a musician who was a pianist. ये तो हम कई बार पढ़ ही चुके हैं. A pianist of great worth, who had hands which were a marvel of skill, accuracy, precision, force, rapidity of movement. Indeed, it was absolutely remarkable. बहुत ही जबरदस्त. प्रिसीजन, जो चीज वो बजा रहा है, एक्यूरेसी मतलब उसमें सटीकता, फोर्स, और जो बजा रहा है प्रिसीजन तो है पर फोर्स भी है उसके अंदर, रैपिडिटी, तेजी भी है मूवमेंट की, तेजी से बजाना है आपको वो भी कर सकते हो. मतलब सारे जो गुण होने चाहिए उसमें स्किल है, सारी चीजें हैं, वो उसके हाथ के अंदर हैं. दिस मैन डाइड रिलेटिवली यंग with the feeling that if he had continued to live, he would have continued to progress in his musical expression. अगर वो और अधिक लंबा जीता तो वो अपनी म्यूजिकल अभिव्यक्ति को और आगे प्रगति करवा सकता था. एंड सच वॉज द इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन, उसकी एस्पिरेशन की इतनी तीव्रता थी, दैट हिज सटल हैंड्स मेंटेन्ड देयर फॉर्म विदाउट बीइंग डिसॉल्व्ड. आप खुद अपने हाथों के साथ अगर कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिसके अंदर हाथ बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, फ्लूट बजा रहा है कोई, बहुत उसमें महारत हासिल है, तो अंगुलियों में अपने आप के अंदर चेतना आ जाती है. ब्रश पकड़ने के आदी हैं, कोई भी ऐसी चीज कला करने के आदी हैं आप, या कोई चीज आंतरिक है, कोई सब्जेक्टिव चीज है, पोएट्री करने के आदी हैं आप, तो उसमें हाथ का तो वैसे उपयोग नहीं है, भावनाओं का उपयोग है, शब्द विन्यास का, कि कैसे अपनी भावनाओं को उसके अंदर आपको ढालना है, उसका प्रयोग करते हो. वो चीजें अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर रह सकती हैं. एंड ईच टाइम ही मेट एनीवन अ लिटिल रिसेप्टिव एंड पैसिव and a good musician, his hands would enter the hands of those who were playing. The person who was playing at the time could play well,
मतलब जिस व्यक्ति के हाथों में उसने प्रवेश किया, वो हो सकता है कि एक अच्छा म्यूजिशियन हो, अच्छा कलाकार हो, पर जैसे ही इस व्यक्ति ने उसके अंदर प्रवेश किया, उसकी कला शक्ति ने उसके हाथों में प्रवेश किया, वैसे ही एट दैट मोमेंट ही बिकेम नॉट मियरली ए वर्चुओसो, वो एक महारथी जबरदस्त व्यक्ति नहीं रह गया, बट ए वंडरफुल आर्टिस्ट ड्यूरिंग द टाइम ही प्लेड। आप खुद इस चीज को महसूस कर सकते हैं, ऐसे क्षण हैं, अगर आप कभी ऐसा महसूस करे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी में हैं, उस क्षण आप ऐसा कर जाते हैं जो आपकी सामान्य प्रकृति के अंदर वैसा नहीं होता या उससे मेल नहीं खाता। इट वॉज द हैंड्स ऑफ द अदर, दूसरे व्यक्ति के हाथ थे, दैट वर मेकिंग यूज ऑफ हिज। दिस इज ए फिनोमिनन आई नो, मैं ये फिनोमिनन जानती हूँ। ये मैंने पहले भी बताया था बार बार कि जितने ही आप अवेक होते हैं, दुनिया की कितनी ही चीजें आपके सामने प्रकट होती हैं। माँ कितने कितने उदाहरण देती हैं, क्योंकि वो अवेक थी, छोटे छोटे मूवमेंट्स के प्रति सचेतन थी, वो गतियों के पीछे जानती थी। वही व्यक्ति आपके साथ 10 साल रह के भी हो सकता है वो रहस्य आपके सामने उजागर न करे, जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ आधी घंटे की मुलाकात के अंदर ऐसी ऐसी बातें उसके सामने उजागर कर दे। आप कहेंगे इसने तो मेरे साथ, मतलब एक इतने बरस से रह रहा था, इसने मेरे को नहीं बताई ये बातें, अराइज ही नहीं होती। जैसे जगत के अंदर हम रहते हैं, इसी का वर्णन जो जो ग्रेट लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जो वास्तव में इसमें से रहस्य निकाल के लेके आते हैं, वो इसी में से लेके आते हैं। वही व्यक्ति एक सामान्य क्षण के ऊपर वो ऐसी बातें करेगा कि आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये व्यक्ति अच्छी बात भी कर सकता है, और पता चले उसने साहित्य लिख दिया। तो किस चीज में क्या निहित है हम कभी नहीं जानते। तो विशेष बात यह कि माँ कितने कितने उदाहरण देती है, कितना बारीकी से अवेक रही थी चीजों के प्रति, और उसी जगत के अंदर रह के हमारे पास कोई उदाहरण इस तरीके का नहीं है जो चीजों की गहराइयों से हमको जोड़ता हो। बहुत मुश्किल है। आई हैव सीन द सेम थिंग इन द केस ऑफ ए पेंटर। अब बताओ, पियानो वाले के केस के अंदर वो कह रही है वो मैंने देखा, पेंटर के केस के अंदर देखा, इट वॉज ऑल्सो अ मैटर ऑफ हैंड्स, हाथों की बात थी। द सेम थिंग विद रिगार्ड टू सम राइटर्स, लेखकों के संबंध में। और सारे इनके पास उदाहरण है, जैसे इन्होंने जो जू में जो काम करता था, जो टेम करता था जानवरों को, उसका उदाहरण माँ ने दिया। अब ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, हम भी इस जगत के अंदर रह के भी हम अवेक थोड़ी हैं, हमको वो उदाहरण मिलते ही नहीं। हो सकता है वो व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द हो और हमको पता ही ना हो। एंड हियर इट was the brain that kept quite a precise form and entered the brain of someone। जो राइटर है ना, उसके ब्रेन के अंदर बिल्कुल प्रिसाइज आइडिया है। अगर मडल्ड अप है, आपको पेन पेंसिल दे दी जाए, कहा कि लिखिए, एक कहानी लिखना, एक सिंपल कहानी लिखने के अंदर की कोई नवीन चीज हो जिसमें कहीं से आपने कुछ बोरो नहीं किया हो, किसी चीज की कॉपी ना करी हो, आपका मूल विचार हो, कोई मूल आदर्श आप संसार के अंदर दे रहे हो, या ऑलरेडी कोई एस्टेब्लिश्ड आदर्श है उसको नए रूप में दे रहे हो, कितना मुश्किल है। ये हमको दिखाता है कि हमारी सोच समझ के ऊपर कितना रिस्ट्रिक्शन है। हम सोचते हैं हमारी सोच तो इंडिपेंडेंट है, अरे इंडिपेंडेंट है तो कागज और पेन लेके बैठो और कोई चीज लिखने का प्रयास करो, कोई ऐसी चीज क्रिएट करने का प्रयास करो जो आज से पहले न थी। तो इससे पता चल जाएगा हमारी जो क्षमता है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है या नहीं है। Of someone who was sufficiently receptive and suddenly made him write extraordinary things, infinitely more beautiful than anything he had written before. I saw I saw that taking hold of someone. मैंने देखा कि उसने आके किसी को पकड़ लिया, अधिकृत कर लिया है, उस पर अधिकार कर लिया है। वही सामान्य व्यक्ति, आप ये देख सकते हो कि आप भाई अपने आप को तो आप जानते ही हो, आप अपने विलक्षण क्षणों के अंदर जब आप चेतना की ऐसी स्थिति में हैं, तब आप जो पैराग्राफ लिखते हैं, आप कोई ऐसी चीज लिखते हैं, कोई काम करते हैं, उससे तुरंत आप आकलन कर सकते हैं, हाँ कोई दूसरी चीज आई, कोई हायर चीज या कोई भी चीज आई। जनरली हमको जो है लोअर चीजें पकड़ लेती हैं, क्रोध आके पकड़ लिया, कामना पकड़ ली, पैशन आके पकड़ लिया। ये भी सारे दिन हमको इन्फिल्ट्रेट करते रहते हैं।
हम पे अधिकार करते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है हम बैलेंस को किस ओर शिफ्ट करें। अधिकार तो अभी भी हमारे ऊपर सारे समय किया जा रहा है, कौन सी वाली चीजें कर रही है। इट वॉज इन द केस ऑफ ए कंपोजर ऑफ म्यूजिक, नॉट वन ऑफ दोज हु एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब जो एक्चुअल बजाना का काम नहीं कर रहा, पर जो कंपोज कर रहा है। हम इसको इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम कंपोजर को समझते नहीं। कंपोजर का मतलब, जैसे आप ये देखते हैं कोई भी कॉन्सर्ट है, उसके अंदर वो सामने अपने रख के उसको जो पढ़ते हैं स्क्रिप्ट को, मतलब जो म्यूजिक को कंपोज किया हुआ है, तो वो व्यक्ति पूरे एक उसके ऊपर कागज के ऊपर कंपोज कर रहा है कि ये स्वर वायलिन को बजाना है, ये स्वर जो है सितार को बजाना है, ये स्वर ये वाले को बजाना है, ये फ्लूट बजानी है, इतने समय पे बजाना है, इस इतना पीस बजाना है, तो ये कंपोजर है वो। तो वो म्यूजिक के कंपोजर के केस में, नॉट हु एक्चुअली एग्जीक्यूट। जो एग्जीक्यूट मतलब जो बजाने वाला नहीं, कंपोज करने वाला, उसके केस में, बट हु कंपोज लाइक बीथोवन, लाइक बैक, लाइक सीजर फ्रैंक। बट सीजर फ्रैंक एग्जीक्यूटेड ऑल्सो। पर सीजर फ्रैंक जो है वो तो बजाता भी था, जो भी चीज, तो वो कंपोज भी करता था, बजाता भी था। पर ये माँ ऐसे व्यक्ति के विषय में उदाहरण दे रही हैं जो कंपोज करता था। द कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूजिक इज एन एक्सट्रीमली सेरेब्रल एक्टिविटी। सेरेब्रल मतलब मस्तिष्क से संबंधित। जैसे अब गाने के लिए आपको बिठा दिया जाए, आपको ये कह दिया जाए कि आप विलंबित के अंदर ध्रुपद गाइए, एक हाथ के अंदर तानपुरा आपने पकड़ रखा है, जो क्लासिकल पोज है जिसमें मतलब एक टांग ऐसे ऊपर आपकी, उसके अंदर आप बैठे हैं, एक हाथ से वो बजा रहे हैं, एक हाथ से आप ताली दे रहे हैं, और ताल भी विलंबित के अंदर, और वो भी कोई ऐसी ताल जो नॉर्मल ना हो। आप गा भी रहे हैं, ताने भी कर रहे हैं, तो उसमें जो सेरिब्रल एक्टिविटी है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होती है ऐसे के अंदर। वैसे ही ये जो कॉम्पोजिशन कर रहा था, ये बड़ी ही जबरदस्त सेरिब्रल एक्टिविटी है। Well, here also the brain of a great musician came in contact with one who was engaged in writing an opera and made him compose wonderful things and arranged on paper all the parts. तो उसके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति आया और उसने कागज के ऊपर सारे हिस्सों को इतना सुव्यवस्थित किया। He was busy writing an opera and it is extremely complex for the performers who have to bring out the music, out in the music the thought of the person who has composed. देखिए ये एक ऐसे क्षेत्र की, एक ऐसे एक लाइन की बात हो रही है जिससे हम बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, अकस्टम्ड नहीं हैं, कि ओपेरा के अंदर, उस डांस के अंदर एक थीम है। वो पूरा म्यूजिक, वो पूरा डांस उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, जो थॉट उसके साथ, जो कंपोजर के मन के अंदर जो थॉट रहा, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो कैसे करते होंगे? तो जो परफॉर्मर्स हैं, चाहे तो वो परफॉर्मर्स म्यूजिशियंस हैं, चाहे वो एक्चुअल परफॉर्मिंग के अंदर आ सकता है, जो भी है, पर जो उसको कंपोज करता है, उसके थॉट को परफॉर्म करना, वायलिन के ऊपर, चेलो के ऊपर, सितार के ऊपर, गिटार के ऊपर, इतने सैक्सोफोन के ऊपर, मतलब सैकड़ों तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते हैं, और उसमें किसको कितना बजाना है, कितने स्पीड में, कितने क्या, वो सारा बारीकी से वो लिखता है। जैसे अपन शास्त्रीय संगीत में नोटेशन लिखते हैं। And that man, I knew him, when he received this formation, had a blank paper before him, and then he started writing. I saw him writing, putting lines, then some figures on a big, very big page. And when he reached the bottom, the orchestration of the overture, जो भी उसका ओवरचर, फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए सर्टन एक्ट, मतलब इसमें अलग अलग एक्ट होते हैं। अगर आपने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अंदर कि ओवरचर एक सर्टन पीस, जैसे आपका कोई एक डायलॉग है, एक पूरा अध्याय है जिसके अंदर अलग अलग सीन आते हैं। जैसे आपने कोई नाटक किया, उसमें एक पर्टिकुलर सीन कि उसमें ये संवाद हुआ इसके इसके बीच में, वैसे ही पूरा उसको करने के अंदर अलग अलग ओवरचर हैं, जिसका ऑर्केस्ट्रेशन की उस ओवरचर के अंदर अलग अलग साजों का तालमेल क्या होगा, was completed. Orchestration means the distribution of certain lines of music to each one of the instruments. Orchestration का मतलब क्या है? सितार को ये बजाना है, वायलिन को ये बजाना है, आपका पियानो है, पियानो को ये वाली, तो अलग अलग लाइंस उनको म्यूजिक की दे दी और डिस्ट्रीब्यूट कर दी उनको। एंड ही वाज डूइंग इट सिंपली ऑन ए पेपर,
खाली पेपर पे वो ये काम कर रहा था। अब कैसे करो आप ये? पहले तो आपके पास वो सारी स्कीम हो, उस मतलब आपके पास कोई थॉट हो। अब हम तो नहीं समझते कि वो क्या तो थॉट होता होगा, मतलब क्या थॉट होता होगा और कैसे उसको वो पेपर के ऊपर लेके आते होंगे, मियरली बाय दिस वंडरफुल मेंटल पावर। एंड इट वाज नॉट ओनली हिज ओन, इट वाज कमिंग टू हिम फ्रॉम ए म्यूजिकल माइंड that incarnated in him. Whilst I was there, I saw him writing in front of me a page like that. It took him about half an hour or three quarters of an hour. मतलब आधी घंटे या 45 मिनट के अंदर उसने पूरे कागज के ऊपर वो सारा का सारा लिख लिया. And he got such a reputation that even big well-known musicians brought him their works for orchestration. तो जो बिग वेल नोन म्यूजिशियंस थे वो भी अपने जो वर्क्स हैं कि भी मेरा ये म्यूजिकल पीस है, आप इसका ऑर्केस्ट्रेशन कर दीजिए, ऐसी कोई चीज है आप उसको ऑर्केस्ट्रा के अंदर ढाल दीजिए. उस सब के लिए वो उसके पास इतना उसको जो रेपुटेशन मिली, इतनी ख्याति उसकी हुई चारों तरफ. ही डिड इट बेटर देन एनीवन एंड जस्ट इन दैट वे ऑन हिज पेपर. बस ऐसे ही पेपर ले लिया, लिखना शुरू. He had no need to hear the music or anything. कुछ भी उसको आवश्यकता नहीं थी. Afterwards it was tried out और फिर उसको बजा के देखा जाता था and it was always very good. There were so many violins, so many cellos, so many altos, all the instruments. Some were playing this, others playing that, yet others playing other things, sometimes all together. At other times one after another. It is very complicated. कभी पता चलेगा कि सारे एक साथ बोलेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड जितने के लिए भी, फिर अचानक पता चलेगा इसके अंदर से वायलिन निकल के आई, उसमें हो सकता है 2 एक साथ आ गई हो, 4 एक साथ. मतलब वो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उसमें से वो क्या जो थॉट है उसको कितना पावरफुली किस तरीके से वो सामने लेके आ रहे हैं, इसका तो देखिए हमको कोई सेंस है नहीं. इसमें तो कोई वेल वर्स्ड हो और जिसने इसके अंदर पूरा अध्ययन किया हो, जिसकी इसके अंदर ग्राउंडिंग हो, वो इसको समझ सकता है. बाकी तो इसको इवन अप्रिशिएट करना ही मुश्किल है. वेल देयर while playing, hearing, even reading, sometimes he took the score and read it. He knew which notes he had to be distributed to which instrument. कौन से नोट्स कौन से वाले, सपोज मेन थीम उसने पूरा का पूरा लिख लिया. जैसे आप वेस्टर्न म्यूजिक देखते हैं, वो लाइनों के बीच में जिस तरीके से वो पूरा का पूरा लिखते हैं, पूरा लिखने के बाद में ये नोट्स इसको और या फिर ये नोट्स 4 को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कॉमनली किसको बजाने हैं, कौन सी थीम कैसे है, which notes had to be played by another and so on. And he had very clearly the feeling of something entering into him and helping him. एक ऐसी चीज जो उसको हेल्प कर रही है उसके अंदर प्रवेश करके. और ये खाली इसी के अंदर नहीं, ये जीवन की हर चीज के अंदर है. इसीलिए आगे क्रम विकास संभव है. नहीं, हर व्यक्ति अगर उसी अ से शुरू करता या ए से शुरू करता, हालांकि वो अपने हिसाब से तो शुरू करता है, पर इस यात्रा के अंदर अगर वो ओपन है तो जिसने भी पूर्व में काम किया है, भाई आप ये देखिए कि आपसे पहले वाली जनरेशन को कंप्यूटर है, मोबाइल फोन्स हैं, जो भी गैजेट्स है, उनको उनके लिए अडेप्ट करने के लिए कितना मुश्किल होता है. और आपसे नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है वो बचपन के अंदर सीख रही है. पर जो पिछले वाली जनरेशन के पास जो था, अगर बीच के अंदर कड़ी टूट गई तो नई वाली के अंदर हम वो देखते हैं कि ये गायब है. तो ये इस तरीके से है. डू दीज बीइंग्स हु वांट टू, मेरे ख्याल से यहां तक तो विचार में कोई दिक्कत नहीं है एज सच. हाँ, वो क्या कह रहे हैं और वो कैसा है म्यूजिक वाली बात, उसमें तो देखिए हम कोई से का भी प्रवेश है नहीं, इसलिए. पर हाँ, विचार के स्तर के ऊपर तो क्लियर होना चाहिए बस. क्यों स्नेहा, इतना तो क्लियर होना चाहिए. हाँ भैया, बिल्कुल क्लियर है. ठीक है. Do these beings who want to manifest themselves keep the same desire when they are born once again? मतलब जो लोग ऐसी इच्छा रखते हैं, मान लीजिए आपके अंदर जबरदस्त इस चीज की ललक है कि मेरे को म्यूजिक के संबंध में या कोई भी,
देश के अंदर मेरे को ये एक ऐसी चीज कर देनी है, कोई आइडियल टाइप की, ये नहीं कि साहब खाना ही खाना हो जाए, या ऐसी कोई बातें नहीं है। वो तो डिजायर इतनी प्रिविलेंट है चारों तरफ कि उसके लिए कोई आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई अलग का मतलब ही यही है कि कोई नॉर्मल से हटके कोई आइडियल इस तरीके का, जो आपको आरोहण करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसी चीज। नहीं तो आप ये कहें कि सामान्य जीवन के अंदर जो लोग करते हैं उसी को परपेचुएट करना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आप कर रहे हैं। आप अपने आप को ढीला छोड़ देंगे तो वो चीजें अपने आप ही हावी हो जाएंगी आपके ऊपर। डू दीज बीइंग्स हु वांट टू मैनिफेस्ट देमसेल्व्स कीप द सेम डिजायर? वही इच्छा अपने आप को अभिव्यक्त करने की, आप जब दोबारा जन्म लेते हैं तो क्या अपने साथ वही इच्छा लेके आते हैं? भी सपोज हम कहते हैं कि किसी के अंदर संगीत की जबरदस्त ललक रही, तो क्या अगले जन्म के अंदर भी उसको लगता है कि वही ललक उसके अंदर रहेगी? नो, इट इज नॉट द सेम थिंग, इट इज नॉट द होल बीइंग। अभी ये तो बात समझ में आनी ही चाहिए कि वो पूरा का पूरा व्यक्ति नहीं आया है, न तो वो पूरा व्यक्ति बचता है। वो ही पार्ट बचता है जो साइकिक के इर्द गिर्द जिसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, या जिसके अंदर इतना इंडिविजुअलाइजेशन हो गया है, उसके हाथ में, उसके किसी कलात्मक भाग के अंदर, उसके किसी विचारात्मक भाग के अंदर, आप में कोई जबरदस्त कोई ऐसा थॉट है, कोई आइडिया है आपके, इक्वलिटी कैसे संसार के ऊपर लागू करें। तो कब क्रांति हुई थी आपकी, फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई, आज तक भी रियलाइज नहीं हुआ, पर उसने अपने बीज तो डाल दिए, उसने एक स्थापित कर दिया एक विचार। हालांकि मनुष्य जाति तो अभी भी फ्रीडम के लिए तैयार नहीं है। तो वो पूरा बीइंग नहीं है भाई। आप अपने आप को बीइंग, वैसे तो आप हो कहां अभी होमोजिनस, आपने एक नामकरण कर रखा है, पर वो नामकरण भी बहुत सारे चीजों के मिश्रण का नामकरण है। एक पूरे कोई सिंथेसिस सिंथेसिस का नामकरण नहीं है, मिश्रण का नामकरण है। आपके बीइंग का कोई होमोजिनस होल थोड़ी है। अगर वो होल हो जाता तब तो बात ही क्या थी। इट इज नॉट द होल बीइंग, इट इज द स्पेशल फैकल्टी विच रिमेन्स इन द अर्थ एटमोस्फियर। आपने कोई विशेष शक्ति डेवलप कर ली, आपको कोई ओकल्ट पावर इस तरीके का आ गया कि दूर से आप देख सकते हैं, दूर से आप सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और आपने उसको विशेष तरीके से डेवलप कर लिया। आपके जाने के बाद में हो सकता है वो फैकल्टी अपने आप को अर्थ एटमोस्फियर में रख के ढूंढती हो कि कोई ऐसा है जो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हो, या जो उसका अधिकारी हो, उसको वो प्राप्त हो जाती है। तो परंपरा से हम देखते हैं एक ही परिवार के अंदर कई बार किसी के पास कुछ थोड़ी सी विद्या होती है कि आप ये झाड़ फूंक करेंगे तो पर्टिकुलर ये वाली बीमारी जो है, किसी के जोंडिस है, आप ये आपके हाथ से कोई भी चीज ये मंत्र करके दे देंगे तो हो जाएगा। आपकी मृत्यु के समय आप कहते हैं भी 4 बच्चों में से इस वाले को मैं ये दूंगा। बच्चे चारों ही आपके हैं, पर एक पर्टिकुलर को आप देते हो वो चीज, वो उसको फिर बाद में आगे लेके चलता है। अब वो कौन सी चीज है जो उसका चयन करती है? वैसे ही गुरु की गद्दी के ऊपर वो देखता है ये अधिकारी है, उसका स्वयं का पुत्र हो न हो, उसके खुद के लाइन का हो न हो, मतलब उनका शिष्य हो न हो, पुत्र हो, शिष्य हो भी, न भी हो, कुछ कोई और व्यक्ति हो, वो उसकी ध्वजा को आगे लेके चलता है। तो वैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ये फैकल्टी रह जाती है, डज नॉट लीव इट एंड गो अवे, विच रिमेन्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ। But the psychic being can very well return to the psychic world, and it is the psychic being which takes a body again. क्योंकि व्यक्तित्व की आप बात करते हैं, आपका सच्चा व्यक्तित्व साइकिक बीइंग है। वो ही क्रम विकास में इस सारे व्यवस्था के अंदर आता है, और वो ही विकास करता है। एक समय के बाद जब उसको लगता है कि ये दूसरे हिस्से उससे पेशअप नहीं कर पा रहे हैं, या जितना अनुभव वो लेने के लिए आया था, भाई हम ये कहें कि 2 साल का बच्चा वो मर गया, अब उसका क्या तो शारीरिक विकास हुआ, विकास की दृष्टि से भी हम ये नहीं कह सकते कि उसका शरीर उसको परेशान करने लग गया था।
न उसकी बुद्धि का इतना क्या विकास हुआ होगा। तो उसका एकमात्र जस्टिफिकेशन इसके अंदर है कि साइकिक को जो अनुभव लेना था उतने समय के अंदर उसने अनुभव ले लिया, और वो अनुभव हो सकता है कि उसको 80 साल में लेना था। हाँ, एक्सीडेंट की हम बात नहीं कर रहे, हम बीच के अंदर कोई आत्महत्या की बात नहीं कर रहे। एक स्वतः अपने तरीके से वो चल रहा है, एक रेगुलर कोर्स के अंदर वो चल रहा है। इन एक्सीडेंट्स की इनकी बात नहीं हो रही। I explained to you the other day that before leaving the body, the psychic being decides, गीता भी यही कह रही है, most often, what its next birth will be, कि ऐसे लोग जो हैं मृत्यु से ठीक पहले ये चयन करते हैं कि मेरा नेक्स्ट वातावरण, सराउंडिंग, वो कैसी होगी। तो अर्जुन को वो ये समझाने भगवान की ऐसे लोग कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति, जो आपने इस बार जो किया है प्रयत्न वो कभी भी नाश नहीं होता, नहीं तो फायदा क्या हुआ। प्रत्यवायो न विद्यते, रिट्रोग्रेशन, आपने आज कोई भी साधना कर ली है वो आप पीछे नहीं जा सकती, वो निश्चित रूप से आगे ही आगे जाएगी। तो इसी संदर्भ में लोग पूछते हैं, तो फिर बाद में ये कह रहे कि वो आदमी सुअर बन गया, कुत्ता बन गया, सांप बन गया। अरे आदमी नहीं बना, पर आपका तो साइकिक के साथ संबंध ही कितना है। हमारा तो कोई संपर्क दूर दूर तक है ही नहीं। हमारा संपर्क किससे है? कामनाओं से। हमारा संपर्क किससे? अपनी वासनाओं से। वो विघटित होके फिर बाद में ऐसे रूपों के अंदर, जिसके अंदर मनुष्य शरीर के अंदर जितना वो पूरा अपना रमण नहीं कर सकती, वो ऐसे ऐसे रूप धारण करके वो भी एक समय के लिए अपना करती है, छोड़ छोड़ देती है। तो आप कहते हैं वो व्यक्ति सांप बन गया, और व्यक्ति मतलब साइकिक बीइंग थोड़ी सांप बन गया। वो भाग जो उस चीज के अंदर रस ले रहा था, जो निम्नतर आपकी चीज है, क्योंकि डीपर जो चीज आपकी, इवन माँ कह रही है बुद्धि के साथ ही जो आपकी जो माइंड है वही आपके साथ नहीं होता। हमको कोई चीज पे फोकस करना पड़ता है तो माइंड को बुलाना पड़ता है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। हर समय हमारे पास रहता ही नहीं। और अगर हम लगातार इसकी कोशिश करें तो भी एक क्षण के लिए या कितने, मतलब माइंड थोड़ी देर आता है, फिर बाद में एक समय सीमा के बाद में आप कितनी देर फोकस कर पाते हैं? बहुत मुश्किल है। आपके पास है ही नहीं, इसलिए बहुत मुश्किल हमको लगता है। तो ये ध्यान करना और करना हमको लगता है हाँ ये मेरे लिए सहज। अरे सहज किसकी है? वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। माइंड तो आपके साथ है ही नहीं। वो तो तब आपको उसकी कसौटी पे आप उसको उतार लेते हो जिस दिन आपको आवश्यकता होती है फोकस करने की। श्री अरविंद का कोई सेंटेंस है उस पर फोकस करने की, ऐसा जो समझ नहीं आ रहा, उसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं फोकस करने की। कितनी उसको मेहनत करनी पड़ती है, कितना उसको समझाना पड़ता है, भैया थोड़ा इस पे ध्यान लगा। नींद आने लगती है, पता नहीं क्या क्या शरीर के अंदर रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, मन में रिएक्शन आने, फिर बाद में तुरंत बुद्धि क्या कहेगी पीछे से आके, मैं इस चीज के लिए नहीं बना। मेरे को तो आप माँ के मंदिर में झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, उनकी सेवा करने के लिए बना हूं। ये देखिए ये सब बातें बातें हैं। जितना जल्दी इनसे हम निकल जाएं उतना जल्दी वास्तव में हम अपने बीइंग को साध के माँ को दे सकते हैं। नहीं तो अभी बेवकूफ बनाया जा रहा है इस नाम से कि मैं भावना प्रधान हूं, मैं ये प्रधान हूं। आप कोई प्रधान नहीं है, आप वही सामान्य जीवन जी रहे हैं। The environment in which it will take birth and what its occupation will be, because it needs a certain field for its experience, उसको अपने एक्सपीरियंस के लिए। सो इट मे हैपन दैट वेरी बिग राइटर्स एंड वेरी बिग म्यूजिशियंस टेक बर्थ अनदर टाइम इन ए समबडी क्वाइट इम्बेसाइल, ऐसे कोई बदतमीज के रूप में या कोई अशिष्ट व्यक्ति के रूप में वो पैदा हो। तो आप ये समझ ही नहीं सकते कि हो सकता है शेक्सपियर जो है कहीं किसी गलियों के अंदर फिर रहा हो, दूसरे जन्म के अंदर भी वो ही आपको ही तो ये है कि कितना इसके रेपुटेशन है, कितनी इसकी ख्याति है। आत्मा को क्या फर्क पड़ता है कि वो किसी के गंगा जी के घाट के ऊपर पड़ा है जहां कोई आता नहीं जाता नहीं, या कोई निर्जन जंगल के अंदर पड़ा है, या कोई भीख मांग रहा है, या मतलब किसी भी परिवेश में उसको तो एक अनुभव है। उसको लगता है कि मेरी जो है प्रगति इस रूप में सबसे ज्यादा हो सकती है। तो फिर हमारा जो वर्तमान रूप है वो भी आत्मा ने ही तय किया होगा। भाई अगर ये प्रश्न करें तो हमको तुरंत में करना क्या चाहिए? उस भाग से पूछना चाहिए, भैया तेरी इच्छा क्या है? तू क्या अनुभव लेने आई थी?
इसलिए शिक्षा में हर चीज के अंदर करने का पहला काम ये है, जैसे मकान आप देख रहे हैं कि ढांचा है, आप तुरंत उसका देखते हैं कि इसके जो आर्किटेक्ट ने इसका क्या नक्शा बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया से ये चलेगा। अच्छा, तो आपके समझ में आ सकता है। तो कोई एक ढांचा है, कोई एक बिल्डिंग है, वो ही उसके नक्शे से समझ में सही तरीके से आ सकती है, तो ही आप एक्टिविटीज क्या चल रही है वो समझ सकते हो। तो अपने जीवन को जो इतना आपके लिए सबसे कीमती है, उसको तो वही बता सकता है, वही दिशा दे सकता है और उस मार्ग पे चलने की शक्ति दे सकता है, सही प्रेरणा दे सकता है। तो करने का तो एकमात्र काम क्या है, ये होना चाहिए। एंड यू से व्हाट, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक ऐसा रेप्यूटेड आदमी, अब वो ये ऐसे, मतलब एक जो पिछले जन्म में राजा था, आज हो सकता है वो कहीं गलियों में भीख मांग रहा हो। भाई हमारे लिए ही तो ये इतने विभेद की बात है, आत्मा के लिए क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर। उसको न तो क्या मन सोचता है, प्राण क्या सोचता है, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि आत्मा इस समय क्या चाह रही है, आंतरिक आपका स्वभाव क्या है। भारतीय संस्कृति यही काम करती थी। तो चारों वर्ण के ऊपर सबसे पहले इस व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे बनाया, मेरे को परमात्मा की ओर जाना है, तो क्या करूं, जिसको जिस चीज में सुविधा है आत्मा को, उसको उस तरीके का काम दे दिया जाए। और जिसकी जो अवस्था है, परमात्मा की ओर तो जाने का पुकार है, ब्राह्मण है पर अभी बच्चा है, तो उसके ऊपर आप उतना ही वजन दे सकते हैं जो एक बच्चे के ऊपर दे सकते हैं। ब्राह्मणत्व तो उसके अंदर है, पर आज ही थोड़ी। क्षत्रिय है तो आप क्षत्रिय के तरीके की उसको शिक्षा देंगे, पर आज ही उसको ये थोड़ी कह देंगे ले भैया तलवार हाथ के अंदर ले ले। शूद्र को जो है शूद्र वाली दी जाएगी। हालांकि इनका पेशों से कोई लेना देना नहीं है। अगर पेशे से लेना देना है और ये मान लिया जाए कि ब्राह्मण ही उच्चतम है, तब तो फिर गीता अपना ही खंडन कर रही है। क्योंकि गीता ये कह रही है अपने अपने धर्म का पालन करके ही आदमी परमात्मा को मान लो पा सकता है, तो फिर शूद्र कैसे पा सकता है। अगर टॉप मोस्ट अगर ब्राह्मण है, तो शूद्र को तो आपने कंडेम कर दिया, वो तो डूम्ड है। वो तो कितनी भी मेहनत करो फिर बाद में शूद्र की बजाय वो तो ब्राह्मण बनो। तो गीता क्या कह रही है, फिर गीता तो ये कह रही है कि अपने अपने धर्म, अपना जो स्वधर्म है आपका, मतलब जो आपका अंदर स्वभाव है उसी को एग्जीक्यूट करना आपका स्वधर्म है। आप लेने गए हो बाजार के अंदर अपने पिताजी के लिए दवाई, तो अब आपका स्वधर्म क्या है, आपके आपके जेब में जो पैसे हैं उसकी दवाई खरीदो। उस समय ये नहीं कि आप उसको ऐसी चीज के अंदर, चाहे वो कितनी भी महत्वपूर्ण हो, आप सोना थोड़ी खरीद के लिए आएंगे। चाहे सौदा बहुत अच्छा मिल रहा हो, चौथाई दाम में भी मिल रहा हो, तो भी सोना खरीदेंगे, या फिर डबल दाम में भी आपको दवाई मिल रही है वो खरीदेंगे। ये है स्वधर्म। आपके अंदर आपका स्वभाव क्या है, उसका एग्जीक्यूशन करना आपका धर्म है, वो आपका जो है ड्यूटी है वो। तो इसीलिए जगह जगह स्वभाव नियत कर्म है, कर्तव्यम कर्म की बात जो गीता करती है बार 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 बार, ये करने की बात है। एंड यू से व्हाट, इट इज नॉट पॉसिबल, नेचुरली इट डज नॉट ऑलवेज हैपन लाइक दैट, बट इट में क्या, कि पिछले जन्म में आप क्या थे, इस जन्म में बिल्कुल उसके विपरीत हो सकते हो। पिछले जन्म में आप योद्धा थे, इस समय आप इतने भीरू हो, इतने डरपोक हो। देयर वॉज ए केस इन विच द कॉन्ट्ररी हैपेंड। इट वॉज ए वायलिन प्लेयर द मोस्ट वंडरफुल ऑफ द सेंचुरी। मदर ट्राइज टू रिमेंबर, कौन था वो, मदर ध्यान की शताब्दी का, उस सदी का सबसे वंडरफुल जो है वो वायलिन प्लेयर था। माँ कहती कौन था, जस्ट वेट, आई न्यू हिज नेम, मैं नाम जानती हूँ उसका। एंड इट इज गोन, होता है कई बार, इट केम बैक एंड इट इज गोन अगेन, और अरे वो आया था, हाँ हाँ वो पर दोबारा चला गया। व्हाट वाज हिज नेम, येसाई। ही वाज ए बेल्जियन एंड ए वायलिनिस्ट। बेल्जियन था और वायलिन बजाने वाला था। ट्रूली द मोस्ट वंडरफुल वायलिनिस्ट ऑफ द इपोक, उस युग का बेस्ट आदमी वायलिन के अंदर। वेल दैट मैन हैज मोस्ट सर्टेनली इन हिम ए रीइंकार्नेशन ऑफ बिथोवन। उसके अंदर निश्चित रूप से बिथोवन का रीइंकार्नेशन था।
तो माँ ये कह रही है कॉन्ट्रेरी चीज भी हो सकती है। कॉन्ट्रेरी मतलब कि ये आवश्यकता नहीं है कि आप इस जन्म के अंदर एक हो तो उससे अलग ही होना आवश्यक है। जैसे पिछले जन्म के अंदर ये था और इस जन्म के अंदर फिर बाद में ये ऐसे मानिए मानिए कि वो रीइंकार्नेशन हो गया, नॉट परहैप्स ए रीइंकार्नेशन ऑफ हिज एंटायर साइकिक बीइंग, बट इन एनी केस दैट ऑफ हिज म्यूजिकल कैपेसिटी। उसकी जो संगीत की कैपेसिटी की क्षमता थी, उसका रीइंकार्नेशन वो दोबारा हो गया। ही एट द अपीयरेंस द हेड ऑफ बेथोवन। अब हमको तो देखिए ये नजर नहीं आता, ये तो जिसके थोड़ी बहुत कुछ सेंसिटिव आंखें हों, परसेप्शन हो, वो इन चीजों को देख सकता है। आई सा हिम, आई हर्ड हिम, आई डिड नॉट नो हिम, आई न्यू नथिंग, आई वॉज एट ए कॉन्सर्ट इन पेरिस। भाई आज भी ये थोड़ी है कि दुनिया के अंदर ये कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं चल रही हो या कितने कितने हजारों तरीके की चीजें चल रही हैं। और अब तो हमारे पास सारे साधन भी ये दूर संचार के, हमारे पास ये सारे साधन होने के बावजूद भी मोबाइल हमारी जेब में है, सारी चीजें हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं, तो भी वास्तव में हम किस जगत के अंदर रह रहे हैं देख लीजिए। तो क्या टेक्नोलॉजी का अभाव किसी को रोक सकता है या उसकी प्रचुरता आपको कोई बहुत वेल टू डू बना सकती है? इनफैक्ट इससे उल्टी बात है। जितना ही आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आपको वो किस ओर लेके जा रहा है आप देख लीजिए। आपके टेस्ट हैं वो सुसंस्कृत होने की बजाय वो अश्लील होते जा रहे हैं। क्योंकि ये जितने उदाहरणों की बातें माँ कर रही हैं, क्या कभी हम इस बारे में कंसर्न्ड होते हैं? हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी, सारी चीजें, मतलब अब तो आप कोई भी चीज डालते हैं वो डॉक्यूमेंटेड भी मिलती हैं आपको, सब चीजें भी उपलब्ध हैं, तो फुर्सत कहाँ? तो माँ कह रही है आई वॉज एट ए कॉन्सर्ट इन पेरिस एंड दे वर गिविंग द कॉन्सर्टो इन डी मेजर। डी मेजर के अंदर पर्टिकुलर अलग अलग स्वर हैं, ये इस डी मेजर के अंदर वो अपनी कॉन्सर्ट कर रहे थे। आई सा हिम कमिंग ऑन द स्टेज टू प्ले एंड आई सेड स्ट्रेंज, अरे बड़ी विचित्र बात है, हाउ मच दिस मैन लुक्स लाइक बिथोवन, ही इज द वेरी पोर्ट्रेट ऑफ बिथोवन। ये तो बिल्कुल उसकी प्रतिमूर्ति है। देन इट जस्ट स्टार्टेड विथ ए स्ट्रोक ऑफ द बो। मतलब जो वायलिन के ऊपर वो गज से जो लगाते हैं, आप बो बोलते हैं उसको, उससे पहला ही स्ट्रोक उसने जब लगाया, 3-4 नोट्स, एवरीथिंग चेंज्ड, सब चेंज हो गया। जैसे अब माँ है, जब वो ऑर्गन अपना बजाती हैं, जो ऑर्गन म्यूजिक है उनका, तो वो कह रही है हर पीस जो है अपने आप के अंदर एक विचार, एक चीज, एज इफ एक पूरा का पूरा प्ले है, एक नाटक के जैसे है, नृत्य नाटिका की जैसे है, जो शुरू से लेके अंत तक एक पूरा विचार आपको देती है। हमको तो नहीं समझ में आता। और वो शुरू से उन्होंने क्या विचार को डेवलप करना शुरू किया। अब हम जिसको विचार समझते हैं, कहानी समझते हैं, वो नहीं। अब वो किस तरीके से, अब हम ये कहते हैं मूर्तियां बोलती हैं। अरे भाई हर जने का बोलने का मतलब ये थोड़ी भी आप जो भाषा आपने समझ रखी है कि जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं। अरे पर किस तरीके से पेड़ पौधे कम्युनिकेट करते हैं? तो शब्द में से हम जो भाषा का इजाद कर रखा है, तो आप पूछेंगे कौन सी भाषा में बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं? अरे वो वैसे थोड़ी बोलते हैं। अगर सुनना हम जाने तो इवन मशीनें हैं, कह रहे हैं वो बोलती है, बोलती मतलब आप तुरंत, जो मैकेनिक है वो समझ जाता है। तो वैसे ही 3-4 नोट जो बो से स्ट्रोक किए, उससे सारी चीज तुरंत चेंज, द एटमॉस्फियर वाज चेंज्ड, all became absolutely wonderful. 3 notes started off with such power, ऐसी शक्ति के साथ, such grandeur, so wonderful it was, nothing stirred, all waited। कुछ नहीं मूव किया, सारे तुरंत ट्रांसफिक्स्ड हो गए। कला का यही एक काम है, आपको तुरंत आपकी जो बाहरी व्यक्तित्व के अंदर इतनी जो उच्छृंखलता है, मूव करता रहता है, सारों को तुरंत शांत कर देता है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है भाई? हम ये जितनी भी चीजें सीखते हैं, चाहे कला में सीखते हो या विचारों को, अच्छे विचारों को ग्रहण करना, कि जिससे जो विश्व में जो बेस्ट अभिव्यक्तियां हैं हम उनको अप्रिशिएट कर सकें, उनका रसास्वादन कर सकें। आपने कभी आर्ट सीखी नहीं, सोचिए कितना बड़ा जगत हमारे लिए बंद है। आर्टिस्ट की जितनी कृतियां हैं इस विश्व में, हमारे लिए सारा एक जगत बंद है भाई। पेंटिंग के लिए हमारे पास आंखें नहीं है तो पूरा जगत बंद है। कान अच्छे म्यूजिक के लिए ट्रेंड नहीं है, पूरा जगत, मतलब आपके पास जीवन में वास्तव में बचता ही नहीं है कुछ।
न तो माइंड की फैकल्टीज हमारे पास, माइंड की क्या फैकल्टीज, मेमोरी, मेमोरी कितनी शार्प है देख लो, आपका फोकस कोई चीज के ऊपर, कंसंट्रेशन देख लो कितना है, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, जजमेंट, ये सारी की सारी फैकल्टीज आपके माइंड की हैं। अब कौन सी कितनी डेवलप्ड हैं देख लो, कि सही एक उसके ऊपर निर्णय के ऊपर आप चले जाएं कि मैं कर क्या रहा हूं ये, नहीं। आपके वाइटल जो एस्थेटिक बीइंग है, क्योंकि माइंड के अंदर एस्थेटिक्स भी है और एथिक्स भी है, वाइटल के अंदर दूसरी पावर है, भावनाएं हैं, ये सारे के सारे अपनी मैनिफेस्टो के अंदर एक एक बता रखे हैं, और ये हमारे ही बीइंग के पार्ट हैं। शिक्षा के अंदर ये सारों के ऊपर काम किया जाना चाहिए, जिससे कि इस विश्व के अंदर कितनी चीजें हैं जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं, कर सकती हैं, हमारी एग्जिस्टेंस कितनी छोटी हो गई। भाई आप ये समझिए, अगर आपको साहित्य में प्रवेश नहीं है तो पूरा का पूरा जगत साहित्य का वो बंद हो गया आपके लिए। तो कहने तो आप इस जगत में जी रहे हैं, पर इसके अंदर जो वास्तव में जो द्वार खुलते हैं अलग अलग जगतों के, अब सूक्ष्म जगत हैं। कितना वर्णन है सावित्री में, एक एक स्टेयर जो केस वो बता रहे हैं, एक एक सीढ़ी, हमको तो एक सीढ़ी का ही नहीं पता। और जबकि इन सारों का प्रभाव हमारे अंदर है, गुस्सा भी हमको आ जाता है, एस्पिरेशन भी आ जाती है, भावनाएं भी आ जाती हैं, सारों का प्रवेश तो है, सोर्स पता नहीं है। तो न तो उनको हम रेगुलेट कर सकते, न उनकी वर्किंग को किसको तो डेवलप करना है, किसको जो है अपने को अनुशासित करना है, ये भी नहीं समझ पाते। तो करने का क्या काम होना चाहिए भाई, अपनी एग्जिस्टेंस को इम्पोवरिश करके रखा है हमने, एंड ही प्लेड दैट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन एन एब्सोल्युटली यूनिक मैनर। और शुरू से अंत तक उसने अद्वितीय जबरदस्त तरीके से उसने प्ले किया उसको, विथ एन अंडरस्टैंडिंग आई हैव नॉट मैट विथ इन एनी अदर एग्जीक्यूटेंट। एग्जीक्यूटेंट मतलब जो भी बजाने वाला या करने वाला, आज तक मैंने अपनी चीज की जो समझ है, मैंने ऐसी चीज नहीं देखी। एंड देन आई सॉ दैट द म्यूजिकल जीनियस ऑफ बीथोवन वाज इन हिम। तब मैंने देखा कि बीथोवन उसके अंदर है। बट परहैप्स बीथोवन साइकिक बीइंग हैड टेकन बॉडी इन ए शू मेकर। और हो सकता है बीथोवन की जो साइकिक बीइंग है, मतलब म्यूजिकल कैपेसिटी तो आ गई ये साये के अंदर, और उसका जो साइकिक बीइंग है, हो सकता है, मतलब ये कोई ये नहीं है कि वो साहब शू मेकर बन गया हो, माँ तो एक उदाहरण दे रही है, और एनीबडी एल्स, हो सकता है वो कहीं भीख मांग रहा हो सकता है कोई दुकान चला रहा हो, वन डज नॉट नो। इट वांटेड टू हैव अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। अब वो एक ही बिथोवन बार बार क्यों बनता रहेगा? आपने ही तो ये कर रखा है कि हाँ साहब ये इतना बड़ा है, इतना ये, उसके लिए तो कोई ऐसी चीज नहीं है। फॉर वॉट आई सा इन दिस मैन वॉज ए फॉर्मेशन बिलोंगिंग टू। अच्छा यहां तक कोई बात, यहां तक कोई प्रश्न किसी के, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा गहरा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भैया जो बर्थ की हम लोग बात कर रहे थे ना, कि साइकिक बीइंग डिसाइड करती है नेक्स्ट हाँ बर्थ लेने हाँ। के लिए, तो भैया इस बर्थ में जो साइकिक बीइंग के जो मतलब के साथ जो वाइटल माइंड ये जो फिजिकल का एक जो रहता है, तो क्या वो नेक्स्ट बर्थ में यही उनके साथ जाते हैं? ये थोड़ी जाता है, वो तो विघटित हो जाता है। जैसे ही आप साइकिक बीइंग विड्रॉ कर लेता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, भाई वो शरीर कहाँ से आएगा? उसको तो जो भी आप जिस भी धर्म में थे, अगर आप हिंदू धर्म में थे तो जनरली तो आपको आपका दाह संस्कार कर दिया गया, तो वो शरीर तो गया, वो वहां वापस कैसे लाओगे? वाइटल और बीइंग है जिसके लिए श्राद्ध कर्म वगैरह किया जाता है, वो अपघटित होके वाइटल जगत के अंदर चला गया। आपका किस तरीके का वाइटल है? क्या ये साइकी के इर्द गिर्द थोड़ी हमारा वाइटल, हम तो जानते हैं हमारा वाइटल किस तरीके का है। सारे दिन किस किस तरीके की कामनाएं उसके अंदर उठती है, किस किस तरीके के विचार उठते हैं। हमारे माइंड को भी हम जानते हैं कितना फोकस्ड है अपनी उसके उद्देश्य के ऊपर। तो ये तो सारा अपघटित हो जाता है। और बहुत अच्छी बात है कि वो वाला, भाई इस वाले को, मेरे को जो आज मिला है, और ये कह दिया जाए कि नए बर्थ के अंदर भी यही मिलेगा, तो फिर आप कहते नया वाला ही क्या फिर फायदा हुआ? वो तो नया तो तब है। और इसके अंदर भी ये देखिए कि जब ये कहा जाता है कि साइकिक बीइंग डिसाइड्स इन द प्रीवियस बर्थ, या इसी बर्थ के अंदर लास्ट मोमेंट के अंदर जब वो डिसाइड करता है, तो वो ऐसे साइकिक बीइंग्स के लिए है जो
पर्याप्त रूप से विकसित हैं, सारों के लिए नहीं है। हुँ, सारों के लिए तो अभी अगर उसका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ गाइडिंग ऐसी एंटिटीज़ हैं या बीइंग्स हैं, जो फिर बाद में उसके लिए डिसाइड करते हैं कि इसको यहाँ भेजना चाहिए। क्योंकि सामान्यतः हम देखते ही नहीं कि उस व्यक्ति ने वास्तव में बचपन में फिर भी वो थोड़ा बहुत बात करने लायक तो था। ऐसे लोगों को आप देखते हैं जो हाँ। आपके साथ बचपन में जिनका संपर्क था, अच्छे लोग थे, वेल मीनिंग लोग थे, चले गए वो पुलिस लाइन में या किसी ऐसे सरकारी तंत्र के अंदर बिल्कुल खत्म हो गए। तो आपने कहा ये इसकी प्रगति हुई या इसकी हानि हुई? तो जहां से इसने शुरू किया था, इसने क्या अनुभव लिया इसके अंदर? तो क्या क्या इतना क्या इकट्ठा कर लिया उसने जीवन के अंदर? अगर साइकिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद ही एक क्षण भी शायद ही उसने कोई डीपर मोमेंट आया हो उसके। वो तो धीरे-धीरे ऐसा है कि जब तक जिसको हम सो कॉल्ड शिक्षा कहते हैं, भई बचपन में जब माँ कहती है कि आप में एक साइकिक चमक कुछ एक बच्चे की आँखों में, आप कभी देखते हैं उसमें वो निश्चलता जो कि आज ख़ैर जितनी जिस तरीके का वातावरण है, वो तो हम एक्सपोज़ कर देते हैं बचपन के अंदर ही उसको ऐसी मोबाइल है और सारी चीज़ों के से और परिवार में जिस तरीके का माहौल है, तो वो बिल्कुल आपकी इन्फेंसी के बाद जैसे ही आप स्कूल के अंदर पदार्पण करते हैं, तो स्कूल तो बिल्कुल सफलतापूर्वक उसको मार डालती है, अगर आप में कोई चमक है भी। और कितना आपके अंदर जो वाइटल बीइंग्स का होल्ड कितना कर सकती है, कि जिसके अंदर आपके पैसे और पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका नाम, आपका ये, वो कितना ज़्यादा आप उसको हस्तगत कर सकते हैं जीवन के अंदर। सबको कुचलते हुए आप कितना कर सकते हैं। क्योंकि इवन आपकी आर्थिक नीति है वो इसी के ऊपर है कि जितना ही व्यक्ति स्वार्थी होगा, जितना ही अपने ऊपर कंसंट्रेट करेगा, जो आपका अर्थतंत्र है, आपकी इकोनॉमिक्स उतनी ही फ्लरिश करेगी। भाई एक परिवार के अंदर सामंजस्य से रह रहे हो, सबके अलग अलग खर्चे नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी तो डाउन आ जाएगी। पर वही सब आप परिवार के अंदर झगड़ा करोगे, तो हर जने का अलग बैंक बैंक होगा, खाता होएगा। हर जना जो है अपने तरीके से काम करेगा। जब आप एक दूसरे से बैर रखोगे, तो उसमें पुलिस भी आ जाएगी, वकील भी आ जाएंगे, न्याय तंत्र भी आ जाएगा, उसके पीछे आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा। अभी सारे तो तभी आएंगे, आप में गंदी आदतें हैं नहीं। आप अगर बहुत संयम से रहते हैं तो कितना भोजन कर लेंगे, कितनी सारी चीजें, कितनी फैक्ट्रियां तो ऐसे लाइफस्टाइल के अंदर खत्म ही हो जाएंगी। आप अगर सही भोजन कर रहे होंगे, तो जितनी भी ये और दूसरी चीजें हैं जिनको आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वो तो तुरंत खत्म हो जाएंगी। आपका व्यवहार संयमित हो जाएगा, तो मतलब सारी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। कोरोना के बाद सबसे पहले कौन सी चीजें खुली थी, आप तो जानते ही हो। कोरोना के बाद में सबसे पहले क्या खुला था? शराब के ठेके। कि साहब ये सबसे हमारी इकोनॉमी इससे चल रही है। अब बताओ क्या मोरलिटी है इसके अंदर? आपकी जो इकोनॉमी है, कोई मोरलिटी वोरलिटी कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अगर ऐसी चीज के ऊपर आप जी रहे हैं, ऐसा सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे? तो ऐसे के अंदर साइकिक बीइंग जीवन भर भी वास्तव में तो उसको, अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देख पाते, ज्यो-ज्यो वो बड़ा होता है, त्यों-त्यों दूसरे जो बीइंग्स हैं उसके ऊपर और प्रभावी होके उसको खा जाते हैं। जैसे कीड़े आपके अंदर कोई एक फल है, वो आराम से रखा हुआ है, वो छोटे बच्चे के रूप में। आपने शिक्षा तंत्र के अंदर भेजा, उसमें कीड़ों का प्रवेश शुरू हो गया। शिक्षा सफल तब है जब उसमें पूरे भरपूर चारों तरफ कीड़े आपने बहुत अच्छे से भर दिए। और जितना ही आगे आप चलते जाएंगे और बड़े बड़े राक्षस हैं, पिशाच हैं, वो आपका खून पीना शुरू कर देंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करना। भाई आपकी एजुकेशन सिस्टम आज क्या कह रही है कि अपने आप को पूरा असर्ट करो समाज के अंदर, आपका नाम होना चाहिए, आपके पास बेसिक ये सुख सुविधाएं, और जिस तरीके की आज चल रहा है आप तो मैनेज ही नहीं कर सकते। अगर आपने शिक्षा पद्धति कोई ऐसी माँ की शिक्षा पद्धति लागू करने की कोशिश करी, पहली बात तो फंड्स कहाँ से लाएंगे, टीचर्स कहाँ से लाएंगे, बच्चे कहाँ से लाएंगे? ये असंभव कर दिया इस वातावरण ने। और जबकि माँ कह रही है कि भगवान बुद्ध के समय ये कंप्लीट मतलब हाईएस्ट फुलफिलमेंट था, आध्यात्मिकता की ओर जाना,
ये शायद हम पढ़ के भी गए थे, मेरे को ध्यान नहीं है कि हिंदी में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पर ये मैंने अपनी जो कमेंट्री है, चाहे गीता की है या इसमें इंडियन कल्चर वाली में, कहीं मैंने ये एक्सर्ट दिया है ढूंढ के। तो आज तो इस तरीके की स्थिति है। तो हम ये कहें कि साइकिक फिर बाद में, अरे साइकिक के लिए मौका कहाँ छोड़ते हैं हम? इन्फेंसी से ही मारना शुरू कर देते हैं। बच्चे को ऐसी ऐसी चीजें सिखाना बचपन से, हमारी जो चीजें हैं वो उसके अंदर। बच्चा छोड़िए, अगर आपने कोई पेट पाला है उसके अंदर भी आप चोरी, झूठ, ये फरेब, ये चीजें देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। हाँ, ये कुत्ता भी देखो आजकल तो ये भी टेंट्रम्स करना शुरू कर दिया, ये भी नाराज होना शुरू हो गया। आप उसको भी देख के खुश होते हैं, जबकि उसका जो सहज स्वभाव है वो आपने खत्म कर दिया। तो माँ कह रही है जो अपने एक कुत्ते के रूप में वो डिवाइन था, वो आपने खत्म कर दिया। ये बात है। तो वो वाली चीजें वापस नहीं। स्नेह, आगे चले या और किसी की कोई बात? भैया फिर इसी में एक और प्रश्न आते, तो फिर आप बोल रहे थे कि कोई कोई जानवर के रूप में आते हैं, तो फिर वो चीज क्या है? भाई, हम अपने आप को मानते क्या है फिलहाल? आपका तो संपर्क अपने वास्तव में जो सच्चा आपका मन है उससे भी नहीं है। माइंड आपका क्या है, उससे हमारा संपर्क नहीं है। हमारा जो प्राण, खाली प्राण, ये जो अच्छा प्राण भी तो है, उससे भी हमारा संपर्क नहीं है। वो प्राण जो कोई भी चीज को असंभव नहीं मानता। नेपोलियन कहता था कि इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है भाई, मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो दुर्गा का शेर जो है, जो असंभव नहीं मानता, भय नहीं मानता, डिस्करेज नहीं होता किसी भी चीज के सामने, ये चीजें भी वाइटल में, ये तो कभी आती ही नहीं। वाइटल में ये भी है जो एक उछाल के अंदर मां को, अपने आप को बिना दोबारा पीछे देखे दे सकता है। हम कैलकुलेट करते रहते हैं। तो हम कौन सी वाइटल की बात कर रहे हैं? माइंड के अंदर ये सारी, मतलब माइंड की ही ये फैकल्टी है जो स्मरण शक्ति। चारों वेद कह रहे हैं हर ब्राह्मण के बच्चे को, सबको एक नॉर्मल सी चीज थी सबको याद होना। अभी अगर किसी के बच्चे को अगर हनुमान चालीसा याद हो, तो वो ये कहता है मेरे बच्चे को हनुमान चालीसा याद है। स्मरण शक्ति कहां तक आ गई ये देख लीजिए। फोकस करने की शक्ति है वो कहां तक आ गई, देख लीजिए। तो हमारे ये जो भाग हैं, इवन शरीर, शरीर के अंदर भी आपके जो एक फेथ है, आपके खुद के दादाजी वगैरह ने जितना अच्छा जीवन जिया होगा, हमारा और हमारे से नेक्स्ट जनरेशन है, वो उतना बलिष्ठ शरीर कहां ले पा रहे हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है हमारी, उसी का हम देखते हैं कि वास्तव में वो जो केपेबल है, क्या उतना ही हम उससे नहीं ले पा रहे? तो आप जो अंदर की बात कर रहे हैं वो तो है ही कहां, ये है ही नहीं। तो आप जो कह रहे हो पशु बन रहे हैं, अरे तो और मतलब वो बनेंगे भी क्या? आपकी क्रियाएं, भाई जनरली लोग किस चीज के अंदर रस ले रहे हैं? आप ये देखिए, सारा कंसंट्रेशन कुल मिला के सबका किस चीज के अंदर है? टोटली, क्या तो अपनी इंद्रियों का, आंखें हैं उसको बहुत सुंदर सारी चीजें सुव्यवस्थित दिखनी चाहिए। भाई कितना अच्छा दिखता है ये, चाहे अंदर से वो कैसा भी हो। फिर आपको खुशबू बड़ी अच्छी आनी चाहिए, आपको कानों से मधुर सुनना चाहिए, मधुर के अंदर भी आपकी बड़ाई हो, उससे तो कहना ही क्या। तो इंद्रियों का टच आपको अच्छा, सुखद। तो आज सारी चीजें, आप सब्जी भी लेते हैं या कोई चीज का यूज करते हैं, भाई ये वाली ब्रांड बहुत अच्छी लगती है, क्यों? अरे भाई इसमें खुशबू बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। गुण, अरे गुण इसमें थोड़ा सा कम भी होगा चलेगा, पर भैया ये टेस्ट वाला ही चाहिए मेरे को। तो ये फल बहुत सुंदर लगता है। गुण गरे गुण गया, बाद में देखेंगे गुण को। तो सबसे पहले तो मतलब ये किस तरीके से सारा ध्यान हमारा क्या है कि सेंसरी परसेप्शंस है, उनका आकर्षण को कितना हम फुलफिल कर सकते हैं। दूसरे, सेक्सुअल क्रिया है, उसमें पूरा का पूरा सारा हमारा जो पूरा ढांचा है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, आपको जितनी मीडिया है सब टोटल ये ही विचार परोस रहे। आपका जितना भी विचार है, आप महसूस कर सकते हो, सारे इंडिकेशन, सारी चीजें एकदम इसी पे टोटली केंद्रित हैं।
और जो जितना ही विकसित देश है या जितनी विकसित इकोनॉमी है, वो उतना ही अपने तरीके से सफल रूप में ये कर रही है, और उतना ही वो तकलीफ में आती जा रही है। और उस तकलीफ को और ओवरकम करने के लिए वो ये कहेंगे भी परिवार घर के अंदर घुसो तो टेम्परेचर एकदम स्मार्ट होम्स आ गए। अब तो आप घुसोगे तो लाइटें उतनी उसी रंग की वैसी आ जाएंगी, वैसा ही आपको भोजन की जो मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अब तो आगे आपके रिश्ते किस तरीके से होंगे ये पता नहीं, क्योंकि व्यक्ति को आप लेके आएंगे, आपने शादी करी, वो आदमी कैसा निकलेगा उसका तो पता नहीं। तो आप एक हूबहू बहू वैसी कई लाख रुपए के अंदर, जैसे जापान वगैरह के अंदर डॉल है या ह्यूमनॉइड मिलते हैं, वैसा लिया हो। आपको जो जो काम करने वो सारे आपको रेस्पॉन्ड कर देगा वो। इनफैक्ट आप खुश रहते हैं उससे। तो हम जा कहाँ रहे हैं? हम आंखें खोल के तो देखें, तो हम ये बात करें कि वो पशु से संलग्न हो गया, तो ऑलरेडी हम कर क्या रहे हैं? अरे मनुष्य होके मनुष्य वाली एक एक्टिविटी तो बताओ। तो फिर इसमें क्या आश्चर्य है कि वो पशु से संलग्न हो गया? मतलब हम डेकोरेटेड तरीके से वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो पशु अच्छे तरीके से कर रहा है, और हम बुरे तरीके से कर रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि जी हम पशु बन गए? क्योंकि आप जो वास्तव में हो उससे आपका संपर्क नहीं है। भाई आप जिस चीज को डिविनिटी को कैरी करते हो उससे तो संपर्क है नहीं। और आप जो अपने आप को मान बैठे हो, वो अगर पशु बन जाता है, वो तो ऑलरेडी पशु है। तो वो बन जाता है या उससे संलग्न हो जाता है, तो इसमें आश्चर्य की या चिंता की बात क्या है? वो तो ऑलरेडी अभी भी वही काम करने की कोशिश कर रहा है। आप सारा टोटल ध्यान इस संस्कृति का प्रोक्रिएट करने के ऊपर, कैसे भोग उपभोग ये सारे कैसे ज्यादा से ज्यादा वो कर सकता है। और जितना ही आप हाई सोसाइटी, सो कॉल्ड हाई सोसाइटी, उसके अंदर लेजिटिमेट है साहब, ये तो काम मतलब ये क्या बात हुई? अब तो ये एडल्ट हो गया, अब तो ये सारे काम ये करेगा। तो इतने बड़े उसके अंदर अगर ये बार के अंदर या उसमें जा रहा है, तो ये तो स्टेटस सिंबल है। पर वास्तव में वो एक्टिविटी जो है वो आप अगर बन जाते हो, तो उसमें चिंता का क्या विषय है? वो तो बात ये है उसमें, क्योंकि आप मनुष्य बन के उतना अच्छा रमण कर ही नहीं सकते। पशु जितना अच्छा एक सुअर नाली में जो आनंद ले सकता है, मनुष्य नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके बुद्धि है। क्या तो आप बुद्धि को बिल्कुल ड्राइव आउट कर दो, निकाल दो उसको, तो भी आप उतना अच्छा आनंद नहीं ले सकेंगे जितना सुअर उसमें ले रहा है। तो अब आपकी अतृप्त जो चीज है उसको क्या बनना चाहिए ये बताओ? अगर आपके तृप्ति नहीं मिली उस भाग को या उस पर्टिकुलर कोई चीज को, अगर हायर एस्पिरेशन है तो वैसी चीज के साथ जुड़ जाएगी जहां जाके वो तृप्त हो सकती है। पर आप भोजन के अंदर ही रमण करना चाह रहे हैं, बुरी हाल। तो इस शरीर में तो आप कितना ले सकते हैं, इनटेक कितना खा सकते हो एक बार में, फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। फिर भी ये रहता है यार मतलब पेट भर गया, मन नहीं भरा अभी तक। अब मन का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो कभी भरता नहीं। तो कई पद्धतियां ऐसी है, वो ये कह रहे इतना इसको दो कि मन भर जाए, पर मन ऐसी चीज ही नहीं है। ये तो फिजिकल है जिसकी एक लिमिट है। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि इतना ही एक्टिविटी करो, एकदम ओपन कर दो। ऐसे ऐसे आश्रम है जिसके अंदर साहब ये सब कपड़ों का भी कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ तो सब नंगे ही घूमते हैं, और किसी के ऊपर कोई मोरल नियम भी नहीं है। तो जिससे कि एक समय तो आएगा जब ये सारे काम करके थक जाएंगे। अरे थक तो शरीर जाएगा, अंदर से वो भाग कभी नहीं थकता। वो तो आपकी आत्मा है जो एक लिमिट के ऊपर जाके कहती है ना, इससे आगे नहीं। वो ही एक ऐसी चीज है जिसने संसार के ऊपर कुछ सैनिटी, कुछ ऐसी चीज कर रखी है। नहीं तो देख लो संसार में क्या हो रहा है, जिसको भी किसी देश से थोड़ा खतरा है उसके ऊपर बम डालने शुरू। एक देश दूसरे के साथ क्या कर रहा है, एक पार्टी दूसरी के साथ क्या कर रही है, एक व्यक्ति दूसरे के साथ क्या कर रहा है। तो ऐसा होने के बावजूद भी संसार चल रहा है या हम ऐसी बातें कर पा रहे हैं, इसका मतलब तो जबरदस्त शक्ति है आपके अंदर, अंतरात्मा के अंदर, जिसने इस सारे के बावजूद भी इसको एक कम से कम कुछ तो अपने को बैठने उठने की जगह दे रखी है। नहीं तो खा जाते अभी तक सारे कोई। सारों के पास हर देश ने अगर न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर रखे हैं, न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रखे हैं, एक दूसरे को खाने के लिए तैयार है, और डाल दें एक दूसरे के ऊपर। कौन सी चीज है जो एक लिमिट के बाद जाने से रोकती है उनको? नहीं भाई, नो फर्दर, यहां से आगे नहीं जाने देंगे।
तो इसलिए पशु के साथ वो संलग्न हो जाए तो इसमें बात ही क्या, वो तो ऑलरेडी कर रही है वो काम, वो न करे इसमें आश्चर्य की बात है। स्नेहा, किसी के भी, नंद किशोर जी, विनीता, भैया। हमारी स्थिति समझ में आ रही है ना थोड़ी थोड़ी? इसमें कोई, क्या समझते हो आप करने लायक क्या क्या काम है, वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे पास ये मैं कैसे करूं, मैं ये, अरे कैसे क्या करूं? जिन्होंने किया है, जिनके नाम आप आज इतिहास में पढ़ रहे हैं, क्या उनके साथ ये समस्याएं नहीं रही थी? भाई कौन व्यक्ति है जिसके साथ ये सारी चीजें न रही हों? ये सारी चीजें सबके साथ है भाई। विल पावर से शुरू करो, उसको एकदम फ्लिंट की जैसे रखो कि ये करना ही है मेरे को, जो होना है सो हो जी। क्या नहीं, ये नहीं करेंगे तो हमारे माताजी पिताजी मर जाएंगे, तो आप बचाए रखोगे तो भी कौन सा वो बचे रहेंगे? या आप संरक्षित भी करोगे तो भी क्या कर सकते हो भाई? पर ये समझाने से नहीं आती। कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, ये ग्रंथि नहीं टूटती। मतलब जो लोग रात दिन चाहे श्रवण कर रहे हो साहब, कि हम तो डिस्कोर्सेस सुनते हैं सावित्री पे, पर ये वाली ग्रंथि नहीं टूटती, तो इसका रहस्य कहीं और है। इसका मतलब जब तक हम उसको टारगेट नहीं करते तब तक ये कोई सी भी चीज इफेक्टिव नहीं है, और वो हो जाए तो सारी चीज इफेक्टिव है। नंद किशोर जी आगे चलें, या कोई बात है विनीता? हाँ भैया, मुझे यहाँ पे थोड़े कुछ चीजें क्लियर करनी है, 3-4 चीजें। एक आपने कहा कि रिबर्थ साइकिक लेता है, तो ये पूछना है कि जब वो, जैसे वो किसी आध्यात्मिक कांटेक्ट में आ गया या फिर उसकी एक प्रोग्रेस हो गई एक लाइफ में, उसके बाद वो शरीर छोड़ के चली जाती है, उसकी साइकिक चेतना है, फिर से वो रिबर्थ लेती है। तो आपने कहा कि वो चाहे भिखारी में हो चाहे किसी में भी हो, वो अपना आनंद अपने तरीके से लेती है, लेकिन वो जब तक किसी आध्यात्मिक चीजों के लिंक में नहीं आती, क्या वो तब तक कॉन्शियसली प्रोग्रेस कर सकती है क्या? क्योंकि अगर वो नहीं आएगी तो कैसे प्रोग्रेस करेगी, वो तो सुप्त अवस्था में रहेगी उस टाइम पे। ऐसा कुछ होता है? हमको लगता है, हमको ये लगता है, क्योंकि हमारा उसके साथ संपर्क नहीं है भाई। उसने ये शरीर वगैरह धारण किया, अगर वो अचेतन होती तो वो शरीर धारण कहां से करती? हम अनकॉन्शियस हैं कि हम उसके विषय में अभी जानते नहीं, इसलिए जिसको साधना कहते हैं, वास्तव में तो उस आपके अंदर जो वो उपस्थिति है उसके विषय में सज्ञान होना है। बाकी तो आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, पर आप जो बना है वो अगर अनकॉन्शियस होता तो आप एग्जिस्टेंस में कैसे आते? अगर हम डीपर बातें तो छोड़िए, अगर विचार के स्तर पे भी बात करें, तो जिस चीज ने मेरा मन प्राण शरीर धारण किया है वो अनकॉन्शियस होता तो अपने आप थोड़ी फॉर्म हो गया ये। कोई चीज है जो ये लेके आई है। हाँ, इफेक्टिवली मैनिफेस्ट वो कर सके उसके लिए ये आवश्यक है, और मनुष्य इसलिए इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की विशेषता इसके अंदर ये है कि वो सचेतन रूप से इसके संपर्क में आ सकता है। तो करने लायक काम ये है कि हम उस सत्ता को पहचाने, हमारे अंदर जिसने ये हम बने हैं, हम कौन बने हैं, पहले तो वो पहचाने, और हम क्या करने आए हैं, और उसको हम अच्छी से अच्छी तरीके से कैसे निभा सकते हैं या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसी में तो आनंद आ सकता है। आपको सच्चा आनंद भी तभी आ सकता है। नहीं तो मैं बाजार लेने क्या गया हूं, अगर मेरे को पता नहीं तो मैं अपना सौदा जो है वो अपने पैसे है वो तो इफेक्टिवली नहीं खर्च कर पाऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वो सचेतन नहीं, अरे हम सचेतन नहीं है, वो तो है ही। और इन जन्मों की क्रम परंपरा से अलग अलग जन्मों के अंदर वो अपने तरीके के अनुभव लेती है। ऐसों के अंदर जो है, कभी आपको सौभाग्य मिल गया कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने का, इसीलिए अगर आप ऐसे काल में हैं जब कोई अवतार है, तो आपकी साधना इतनी त्वरित गति से हो जाती है कि मां के समय आप हैं, मां के साथ हैं, तो एज इफ आपकी आत्मा स्वयं चूज करती, वो काम स्वयं मां आपके लिए स्वयं कर देती हैं।
इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बात, इसलिए अवतार आते हैं कि वो एकदम से नया आयाम ले आते हैं, सारों के लिए ऐसे विल कर लेते हैं जैसे उसने स्वयं ने ही खुद के लिए वो इच्छा करी हो या अभीप्सा करी हो, तो आपका काम उसके सानिध्य से अपने आप ही हो जाता है। तो इसलिए वो चीजें तेज हो सकती हैं, गीली लकड़ी है, आग के नजदीक ले आए तो उसका जो डैम्पनेस है, सीलापन है, वो जल्दी निकल जाएगा, जल्दी जलने की प्रक्रिया में आ जाएगी। तो इसलिए आपने जैसे पहले भी पूछा था, भाई हम साधना की लाइन में भी नहीं है, तो ये पढ़ने से वैसे क्या, इससे आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो रही है भाई, आपके माइंड के अंदर कितनी सारी चीजें हैं वो अगर क्लियर हो रही है, वो आपके भावनाओं के ऊपर, आपके जो एक्शंस हैं उसके ऊपर। और ये थोड़ी कि अंदर से आपका ये चीज आपको एक आयाम देती है, एक मौका देती है कि इन चीजों के संपर्क में आए धीरे धीरे। तो ऐसी ही चीजें उसके लिए कंड्यूसिव वातावरण पैदा कर देती हैं। सत्संग है, भजन है भगवान का, ऐसा स्थान है, ऐसी पुस्तक है। पर वही पुस्तक हो सकता है आपको अपील करे दूसरे को, वो हमेशा पढ़ी है, उसके पास 20 बार उसने पढ़ ली, काम ही नहीं कर रही। वही वो एक कथावाचक कह रहे थे भी राम नाम जो है उससे भवसागर पार हो सकता है, अब वो रोज कह रहे हैं ये बात। तो जो दूध वाली जो कहार थी, वो दूध लेके आती थी उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, भी रोज नाव के पैसे देने पड़ते हैं, अब ये तो कह रहे भी इससे आप भवसागर के ऊपर तार कर सकते हो राम नाम से। ये तो छोटी सी बीच के अंदर एक नहर सी है, तो वो उस नाम इतना विश्वास की वो पार करके आ गई। अब जो वो उस कथा कह रहे हैं, उसने कहा भी आज तो तू टाइम पे आ गई। कहते हाँ आपने बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया भाई। कहते क्या, मैंने क्या फॉर्मूला दे दिया? कह जी आज नाव की जरूरत नहीं पड़ी, राम राम करती आ गई। कहते ऐसे कभी होता है क्या, झूठ बोलती है। जो उपदेश कर रहा है उसके लिए ही वो चीज प्रत्यक्ष नहीं है, यही बात मैं कर रहा हूं। आप कितना भी ये करते रहिए, हाँ तैयारी कर सकते हैं। अब क्योंकि उसने मान लीजिए कि उसके साथ ये प्रत्यक्ष हुई, अब उस लड़की ने उसको बताया कि देखिए ऐसा है, तब उसने कहा भी मेरी भी कुछ कुछ तो गति करवाओ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मान लीजिए एज इफ उसकी तैयारी चल रही थी, तो उदय हो गया उसके। तो कभी भी ये चीज निष्फल हो ही नहीं सकती, ये जो तैयारी है कभी भी आपकी फ्रूटफुल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ आपकी इंटेंसिटी कैसी है, आपकी अंदर कितनी तैयारी है, अंदर भी तैयारी कर देगी। ये कॉम्प्लेक्स चीज है, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हम काट छांट के ऐसे कर दे, कंपार्टमेंटलाइज कर दें उसको कि ये इस डब्बे में, ये इस डब्बे में, ऐसे नहीं। और क्या बात थी इसके अंदर विनीता? भैया एक चीज ये पूछनी है कि जैसे आपने साइकिक के बारे में बात करी, तो हमारे मैक्सिमम जो भारतीय हैं वो ये तो उनको पता ही है कि भागवत कार्य ही सर्वोपरि है, कुछ एक है, और उसमें से 100 में से कई 10-5 लोग ही हैं जो इस चीज के कांटेक्ट में आ पाते हैं। और कांटेक्ट में आने के बाद भी सक्रिय तरीके से कुछ 1-2 लोग हैं जो काम कर पाते हैं, और कुछ लोग संपर्क के में आने के बाद भी उसमें एक्टिव नहीं हो पाते, करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। एक ये चीज क्लियर करनी थी, ये ऐसा क्यों हो पाता है। और एक चीज ये पूछनी कि आपने जितना भी ये बताया कि रचनाएं हुई है, कोई मतलब अदर बीइंग होते हैं वो आपको यूज कर लेते हैं अपने एक्सप्रेशन के लिए। तो भैया जो हमारे भाई भक्ति काल में जितने भी कवि हुए हैं, जैसे मीराबाई हुई हैं, तुलसीदास, इन्होंने जो रचनाएं की हैं, तो वो क्या उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी कि वो भी किसी बीइंग के थ्रू ही यूज हो रहे थे? क्योंकि उनकी रचनाएं तो बहुत अच्छी हैं, तो वो क्या चीज है, ये 2-4 चीजें क्लियर करनी है। हाँ जो रचनाएं वगैरह हैं उनकी, जब आपकी आत्मा आकृष्ट होती है उनके प्रति, भगवान के प्रति, तो किस तरीके से वो अपने आप, भाई यही चीजें तो हैं जो संस्कृति को थामे हुए हैं। और उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव आज भी साहित्य के अंदर, आप कल्पना कीजिए कि ये चीजों को हटा दिया जाए वातावरण के अंदर से, तो हमारे पास आशा क्या रह जाएगी? हम जो अकेलापन है पाश्चात्य संस्कृति का, उसको क्योंकि हमने नजदीक से नहीं देखा, इसलिए हम जानते नहीं। जैसे हम जिस हवा को ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो इतनी सहज है,
उसका तब पता चलता है जब हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, जब हमको अस्थमा हो जाता है या जहाँ सांस नहीं आता, तब हमको सहज लगता है कि भाई उस समय हम लेते थे। तो आज हमारे लिए चारों तरफ जिस तरीके का वातावरण है, भाई इसके अंदर देखिए, इसके मूल में हमको जाना पड़ेगा। ये जब तक हम भारतीय संस्कृति के मूल में नहीं जाएं, तब तक आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसको सरसरी तरीके से यूं ही उत्तर नहीं दिया जा सकता कि ये जो सारी चीजें पैदा करी गई, उनका औचित्य क्या। भाई अगर हम ये देखें कि भागवत के अंदर भीड़ की भीड़ जाती है, पर हम सोचते हैं कि उससे क्या प्रभाव, मतलब सारे के सारे उसमें से भक्त पैदा होके वक्त गए थे नॉर्मल व्यक्ति, और हरे कृष्ण हाथ करके, और वो अपने घर वापस नहीं गए सारे के सारे, वो तो जंगल के अंदर चले गए। मतलब क्या चाहते हो आप कि उनके जीवन में कैसे प्रस्फुटित हो। पर मैं तो ये कह रहा हूं कि ये भागवत का या ये सारा प्रभाव अगर यहां से हटा दिया जाए तो आशा कहां रह जाएगी। हम दूसरे एंड को देख रहे हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि जिस गड्ढे के अंदर से मैं निकलने का प्रयास कर रहा हूं, उससे कितने ऊपर तक मैं आ पाया हूं इससे। इसलिए धर्म ये काम कर रहा है। हमने पुस्तक में यही विवेचन किया है कि धर्म और आध्यात्मिकता, अपनी जो बुक का टाइटल है भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, तो संस्कृति और सनातन धर्म ये अलग अलग करने की क्या बात है। तो आध्यात्मिकता तो प्योर परशूट है, पर आप सामान्य व्यक्ति को, आपके गली के अंदर कोई व्यक्ति है, उसको मतलब उसको आप पहले ही दिन कहे कि आप ये सारे आधार छोड़ दो और आप आध्यात्मिकता के अंदर चले जाओ, तो ये तो कैसे हो सकता है। इनफैक्ट जो व्यक्ति आध्यात्मिक परशूट ले भी चुका है, तो भी क्या उसको अपनी गुत्थी सुलझानी नहीं पड़ती। पर व्यक्ति बेचारा जहां से शुरू करता है, इसीलिए इसके अंदर जो ट्रिपल क्वार्टेट की बात होती है, अब यहां वो इसलिए प्रसंग नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पूरा एक अलग टॉपिक है। पर हमने चार चार के 3 विभाग कर दिए, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम है, 4 पुरुषार्थ हैं। आपकी पुकार जो है ब्राह्मण की अंदर से, फिर वही बात, आपको मैं काम करूं क्षत्रियत्व का। अब बताओ, आप वहां ठीक नहीं रहेंगे और क्षत्रिय को बिठा दूं मैं दुकान के ऊपर। मतलब जिसको बॉर्डर के ऊपर जाके या जिसको सेना के अंदर अपनी शक्ति प्रदर्शन करनी चाहिए, उसको तो मैंने बिठा दिया है वणिक के काम के अंदर। ये तो मिसमैच हो गया। तो वैसे ही ये मिसमैच हो जाता है 4 वर्णों के अंदर, 4 आश्रम। कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सीढ़ी कौन बनाएगा? जो ये कहेगा कि छलांग नहीं लगानी है, आपको मैंने सीढ़ियां दी हैं कि आप जहां हो इस समय। आप महाभारत में, रामायण में किसी के भी संवाद पढ़ते हैं, कालियानाग भी कहता है भगवान आपने मेरा ये ऐसा स्वभाव बनाया, मेरा तो धर्म है ये। जब समुद्र को उन्होंने कहा कि रास्ता दो, तो उन्होंने कहा साहब मैं क्या करूं। जब राम जी गुस्से के अंदर उन्होंने संधान किया, तब उसने कहा जी मेरी क्या गलती, आप क्रोध क्यों कर रहे हो, मेरा धर्म आपने, मेरा स्वभाव इस तरीके का बनाया है। तब राम जी ने कहा हाँ भी बात तो ठीक है, ये तो बात ठीक है आपकी। तो हर जगह कि मेरा आपने स्वभाव इस तरीके का बनाया है, मैं उसके अनुकूल ही तो काम करके परमात्मा से मिलूंगा। ये काम, ये बात खाली इस संस्कृति ने कही। तो आप ये कह रहे हैं ये सारी चीजें हैं, इसमें क्या आ रहे, ये सारी चीजें न हो तो क्या होगा, मैं तो ये पूछ रहा हूं। तब तो आशा की कहीं किरण ही नहीं रहेगी। दूसरे, भाई कोई मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, आप अगर उड़ीसा की बात करें, अकेले मंदिर ने पूरे में प्रकाश कर रखा है, वास्तव में है क्या वहां? कोई वहां राजा बैठा है या कोई कोई प्रधानमंत्री बैठा है या कोई व्यक्ति बैठा है या कोई सरकारी तंत्र बैठा है, वो तो इतने प्रभावी है ही नहीं। श्रीनाथ जी वहां विराजमान हैं और पूरे एरिया की इकोनॉमी को उन्होंने पूरा अलग कर रखा है। वैष्णो देवी में आप जाते हो, वास्तव में है क्या वहां? आपकी इंद्रियां तो नहीं मानती ऐसी कोई चीज, पर बुद्धि से तो हम सोच सकते हैं कि इस चीज ने कितना जबरदस्त प्रभाव कर रखा है। मानसरोवर में तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, क्योंकि आप, भाई ये पागल लोग हैं, और तो पागलपन बढ़ता कैसे जा रहा है जगत का। अगर साइंटिस्ट ये कहें कि ये हेलुसिनेशन है
या फिर ये भ्रम है, या जो भी वो उसको नाम देते हैं, तो वो ये बढ़ता कैसे जा रहा है? मनुष्य जाति ज्यों विकसित होती जा रही है, जो ये पागलपन बढ़ता जा रहा है आपके तीर्थों के प्रति। कौन सी चीज है जिसके अंदर ये बढ़ता नजर नहीं आ रहा? गंगा स्नान है, क्या वो कम हो रहा है? पहले जितने लाख लोग जाते थे, इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ के कुंभ वगैरह के अंदर जा रहे हैं। और खाली भारतीय नहीं, आप तो भारतीयों की बात कर रहे हैं, इसमें तो भारतीय के अलावा अगर ऋषिकेश के अंदर जाओ, सारे फॉरेनर्स, मेजोरिटी उनकी, यहां की सारी चीज वहां जा रही। तो प्रश्न ये इसलिए हम नहीं पूरा समझ पा रहे, ये चीजें अगर हटा दी जाएं, जो धर्म का एक बहुत बड़ा अंग है, और वो इसलिए है क्योंकि मनुष्य की प्रकृति वर्तमान में ऐसी है, इसलिए उसको ऐसी चीजों, ऐसे आयामों की आवश्यकता है। मैं जिस कमरे में कैद हूं, उसी में मेरे को रास्ता दोगे तो मैं निकल पाऊंगा, नहीं तो आप बड़े बड़े जीटी रोड है, ये रोड है, इतने मेरे को एयरपोर्ट की रोड का वर्णन करते रहो, मेरे क्या उपयोग का है वो? तो ये सारी चीजें इसलिए प्रचलित हैं क्योंकि मनुष्य की प्रकृति को, वो जहां है वहां से बेचारे को अंगुली पकड़ने के लिए स्थान चाहिए, वहां से उसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा। आप आध्यात्मिकता की बात पहले दिन करोगे, और आध्यात्मिकता का अर्थ भी क्या है? इस टर्म का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है वैसे तो। क्या मीनिंग है इसका? जब वो धीरे धीरे प्रिपेयर होके, जब उस परशूट के लिए वो कहता है हाँ अब कॉल है मेरे अंदर, कॉल पहले दिन थोड़ी आ जाएगी, इसीलिए सीढ़ियां बनाई गई। 4 4 4 की 3 तो ये बना दी, तो गुणा करो तो करो इनको 64, ये 4 इंटू 4 मतलब 4 तो आपके वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, और फिर बाद में तामसिक, राजसिक, सात्विक। 64 को आप फिर 3 से गुणा कर लो। 192 विभाग तो मनुष्यों के इस तरीके से हो गए। और उसके अंदर भी अगर गुरु आपके पास है तो वो कहेगा देश काल पात्र, किस समय में आप हो। ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मचर्य की अवस्था में है, ब्रह्मचर्य की अवस्था में है, पुरुषार्थ कौन सा है उसका? पर इस समय देश या काल संकट काल है, इस समय वही नियम या वही कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होंगे। इस समय तो हो सकता है कि अगर 8 साल का भी बच्चा है तो उसको कहे भैया आजा, घर से बाहर आओ, तलवार चलानी पड़ेगी। या किस उम्र का है वो उम्र, आप सामान्य रूपरेखा में तो उसके साथ जो व्यवहार करेंगे उस समय नहीं करेंगे। तो आप ये कहेंगे संकट काल में ये चेंज हो जाएगा, फिर ये धर्म चेंज हो जाएंगे। ये इतनी सिंपलटन चीज नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। इसीलिए तो भारतीय संस्कृति की पूरी वो अपन ने ये सारी कमेंट्री क्यों करी है, इसीलिए करी है वो। एकमात्र श्री अरविंद इस सारी चीज को सामने लेके आ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये सारी चीजें हैं, इनफैक्ट हैं, तो वो किस तरीके से आपको प्रभावित किए हुए हैं। दूसरे आप कह रहे हैं कि जो मीराबाई है, सूरदास जी हैं, तो क्या ये दूसरे बीइंग्स को, हाँ निश्चित रूप से, अरे हमारे से पहले परफेक्टेड बीइंग्स रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। मां श्री अरविंद स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, मां से पूछा गया, ये तो सुबह की क्लास में हमने पढ़ा भी है स्नेहा ने, कि जब से ये मैनिफेस्टेशन आया है, पृथ्वी आई है, मैं और श्री अरविंद हमेशा ही किसी न किसी रूप से इसकी अध्यक्षता करते रहे। वी हैव ऑलवेज प्रिजाइडेड, हम हमेशा ही विद्यमान रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। परोक्ष रूप से आज वो अगर प्रत्यक्ष भी है सटल के अंदर, तो भी हमारे पास उनकी हम बातें कर रहे हैं ना, हमारे पास उनका शब्दमय विग्रह तो है ही, उनका साहित्य पूरा का पूरा है। ऐसी कौन सी चीज है अगर वास्तव में हम उसके अंदर जाना चाहें तो हमको जितने इंडिकेशन उसमें हैं उससे ज्यादा न मिल जाए, उससे ज्यादा नजदीक न चले जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है कि न जा सकें? तो क्या ऐसे लोगों के अंदर रहा होगा? ये क्रम परंपरा है, इससे कोई वो छोटा नहीं हो जाता क्योंकि उसने कोई परफेक्टेड बीइंग है वो वापस आ जाता है। पर उन्होंने ही अगर इनको, मीरा को, सूरदास को, तुलसी को, इनको हटा दिया जाए तो हमारी संस्कृति को तो थामे हुए पिलर्स हैं ये, इन्होंने थाम रखा है। हम इनफ अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते कि इनकी गहरी कितनी जड़ें हैं और इन्होंने इस संस्कृति को कितना गहराई से थामे हुए। आज जितने भी भजन, कोई गहराई के ऊपर भजन है,
आजकल के सामान्य भजन जो आप सामान्यतः देखते हैं, जो प्रचलन के अंदर है, वो तो माइंड से बनाए हुए हैं, जिनके अंदर माइंड का ही आप तुरंत उनके टेक्सचर में देख सकते हो कि वो पुकार ही अलग जगह से है। पर उसको आप तभी समझ सकते हो, जैसे चित्रकला को आप तभी समझ सकते हो जब आपके वो आंखें ट्रेंड हो। ये भाव को आप तब समझ सकते हो जब आपके अंदर एस्पिरेशन हो, आप में वो पुकार हो, वो आकंठ मतलब उत्कंठा हो आपकी परमात्मा के प्रति, कि माँ मैं आपको चाहता हूं। उसमें ये सारे भाव आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो वो पूरे के पूरे पहले से भी कोई भाई रीबर्थ तो हो ही रहा है, तो उनका रीबर्थ न हुआ होगा किसी और चीज के अंदर, क्या पता, नहीं कह सकते। ये सारी चीजें चलती रहती है लगातार। इस मेन प्रश्न इसके अंदर ये होना चाहिए, अब हमको इसमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका। समझने के लिए तो ठीक ही है बातें आपकी, क्योंकि ये सारी चीजों ने इस संस्कृति को थामे रखा है, और अभी भी लोग आध्यात्मिक परसूट्स के पीछे जा रहे हैं। यही एक ऐसा देश है जिसकी ओर, इसमें देशवासियों के ऊपर देश निर्भर नहीं कर रहा। जैसे आपकी आत्मा कोई आपके शरीर मन प्राण की मोहताज नहीं है। आपकी साइकिक ने ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी ली है, आपकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी की क्या औकात है जो इसको साइकिक का कुछ करेंगी? तो वैसे ही देश की आत्मा है, हम उसके साथ कितना जुड़ जाते हैं, ये प्रश्न होना चाहिए। जैसे हमारी अपनी आत्मा के साथ हम कितना जुड़ जाते हैं, उतना ही हमारा बाहरी व्यक्तित्व है सफल है। तो वैसे ही हम इस राष्ट्र की आत्मा के साथ, और वो बहुत ज्यादा सचेतन है। भारतीयों से भारतीयत्व की कोई बात नहीं है। इस राष्ट्र की आत्मा कोई देशवासियों के हिसाब से थोड़ी है कोई। इसीलिए किसी एक व्यक्ति के अंदर, श्री अरविंद जैसे कोई एक व्यक्तित्व के अंदर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। तो जब ब्रिटिश जा रहे थे छोड़ के, तो माँ ने फिर पूछा, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हो, क्योंकि इतने इनकम्पिटेंट है भारतीय, कहते हमारा ये आदर्श है, करते दूसरी चीज है। माँ श्री अरविंद के लिए हम जीवन देना चाहते हैं, एक कदम नहीं चलना चाहते। इसकी बजाय तो कितने और दूसरे संप्रदाय हैं जो ये कहते हैं हमारे 2 बच्चे होंगे, उसमें से एक बच्चा हम अपने संप्रदाय के लिए देंगे। आपके स्वामी नारायण हैं, वो ये कर रहे हैं। जैनियों के अंदर कितना आनंद उनको आता है जब वो अध्यात्म उस जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं। हमारा ही एक इस तरीके का ये एक पूरा है सिस्टम, जिसके अंदर रोना आता है आदमी को, अरे आध्यात्मिकता की ओर चला गया, इससे तो मर जाता तो ठीक रहता, इससे तो उसकी मौत हो जाती तो ठीक था, वो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा, अमेरिका चला गया, अरे वाह, वो चाहे सूख गया। कोरोना के समय ऐसी ऐसी खबरें हैं कि औरतें या मतलब बुढ़ी औरतें या आदमी जो अपने परिवार के अंदर, परिवार के अकेले रह रहे थे, सारे के सारे, वो तो स्नेहा ने देखा गुजरात में क्या स्थिति थी, पूरे के पूरे गांव जो है, बच्चे हैं वो तो बाहर विदेशों के अंदर है, जो उनके जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ है, खत्म हो गए, सूख गए, पता ही नहीं चला। जब वो लड़का आके देखता है 6 महीने बाद में, पता चला जी ये कंकाल किसका है, आपकी माता जी का है। तो हम इस राष्ट्र की जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा सचेतन है और बहुत ज्यादा कार्य कर रही है, ये तो हमको प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रहा है। जितना गंभीरता से इसका अध्ययन किया जा रहा है, तो इन चीजों से जुड़ो, इस चीज को देखो। ये अगर आप कर पाते हैं तो वास्तव में आपके जीवन को मायने मिलते हैं, आप एक सच्चा जीवन जी पाएंगे, कुछ मीनिंगफुल जीवन जी पाएंगे। इससे ज्यादा तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा सीरीज का या उसमें बैकग्राउंड की आवश्यकता है, इतना इजीली उसको वन पॉइंटेडली ऐसे नहीं बताया जा सकता। विनीता। हाँ भैया, ये चीज क्लियर हुई है। एक चीज और पूछनी है मुझे, कि आप ये कह रहे हैं कि जो साइकिक बीइंग है वो खुद अपने आप से चयन करती है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। तो कई साइकिक भी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनली वो क्वालिटीज को लेने के बाद भी, सब कुछ लेने के बाद भी, वो ये चीज भी तो कहती है कि हमको अपने आप को माँ को दे देना चाहिए, फिर उनकी मर्जी है वो हमको कैसे यूज करती है। तो मतलब ये भी तो एक उसके अंदर ये चीज भी तो रहता है, सब कुछ होने के बाद भी
वो ये भी तो एक क्वालिटी एट्रीब्यूट लेती है उसके अंदर। साइकिक की तो यही पुकार है, साइकिक का मतलब ही यही है। मतलब जो चीज जैसे लोहा है, वो सोच विचार नहीं करता, चुंबक की तरफ चला जाता है। तो साइकिक, आप साइकिक बोलते किसको, यही एक केंद्र है, मतलब इसका लक्षण ही यही है, जो ये कैलकुलेट नहीं करता, वो तुरंत ये कहेगा मैं तो जा रहा हूं मां की तरफ। तो ये करता नहीं, ये लक्षण है उसका, इसी को आप साइकिक बोलते हो। और दूसरा जो कैलकुलेट करता है कि मेरे को इसलिए मां की तरफ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो तो साइकिक है ही नहीं। वो अच्छा विचार हो सकता है, वो साइकिक है ही नहीं। ऐसे ये जो आपने पूछा है बिल्कुल सही है, और ऐसे ही प्रश्न श्री अरविंद से पूछे थे। तो अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अब वो एक्चुअल तो अभी मिला नहीं, पर उससे मिलता जुलता जो है ये द मदर लेटर्स, जिसके अंदर है 32nd वॉल्यूम है श्री अरविंद का। ये हमारे वाले में अगर खोजना चाहो, मेरे को नहीं पता ये है या नहीं है, पर 470 पेज है 32 वॉल्यूम का। तो श्री अरविंद ये एक प्रश्न पूछ रहा है, एम आई राइट दैट फॉर द लास्ट 4 years माई साइकिक इज ऑलवेज एक्टिव एंड इन फ्रंट। व्यक्ति पूछ रहा है, कैन द मदर नाउ डील विथ मी विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ अपसेटिंग माई नेचर पार्ट्स। मेरा साइकिक फ्रंट में है, तो मेरे नेचर पार्ट्स को डिस्टर्ब किए बिना माँ मेरे से डील करेगी। मतलब कितने अटपटे अटपटे से प्रश्न हैं। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं, लगभग इसके थ्रू भी हम देख सकते हैं, इफ योर साइकिक इज इन फ्रंट एंड एक्टिव, दैट इज बिजी चेंजिंग एंड कंट्रोलिंग द माइंड, वाइटल एंड फिजिकल, हाउ इज इट दैट देयर इज एन अपसेटिंग ऑफ योर नेचर बाय द मदर्स डीलिंग्स विथ यू। मतलब कितना सटीक ये बात, वही अपनी वाली बात है इसमें। आपका अगर साइकिक फ्रंट में है और एक्टिव है, तो वो खुद ही आपकी प्रकृति को, मन प्राण और शरीर को, वो वो क्या करेगा। मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर देता हूं, तो आपके दिक्कत नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से तुमको दिख गई होगी स्क्रीन, स्नेहा। हाँ भैया दिखा। हाँ भैया ठीक है। देखिए। इफ योर साइकिक इज इन फ्रंट एंड एक्टिव, और फ्रंट और एक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो बिजी है किस चीज में, चेंजिंग एंड कंट्रोलिंग द माइंड, वाइटल एंड फिजिकल। तो अगर कोई चीज इसको कर रही है, इसका मतलब ये साइकिक का कैसे पता चले, ये रहा, ऐसे पता चले। हाउ इज इट दैट देयर इज एन अपसेटिंग ऑफ योर नेचर बाय द मदर्स डीलिंग्स। मदर भी तो वही काम करेगी। If the psychic is in front and active, it would immediately tell any part of the nature that wanted to get upset. अगर कोई दूसरा पार्ट अभी भी अपसेट होना चाहता है माँ की डीलिंग के अंदर, whatever the mother does or decides,
must be accepted with surrender and gladness. अगर ये भावनीय और कोई क्वेश्चनिंग है माँ के प्रति, तो इसका मतलब वो साइकिक है ही नहीं। कितना क्लियर कट है ये। द माइंड मस्ट नॉट बिलीव दैट इट नोज बेटर देन द मदर व्हाट ऑट टू बी डन। माइंड को ये पता होना चाहिए कि मदर को आपसे ज्यादा पता है क्या किया जाना है या क्या करना चाहिए या नहीं चाहिए। द वाइटल मस्ट नॉट वांट द मदर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स वांट्स एंड प्रेफरेंसेस, for such ideas and desires belong to the old nature and have no place in the psychic and spiritual. They are the errors of the ego, and if it had the control of the nature, the upsetting would at once cease or fade away. तो ये है, ये सारे पत्र हैं ये साइकिक के बारे में, और ये टाइटल रिलेशन बिटवीन द मदर एंड हर चिल्ड्रन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, और कोई बात इसमें? स्नेहा, विनीता, नंद किशोर जी? नहीं भैया। आपने जो पूछा वो बिल्कुल सटीक बात है ये पर, और इसके बारे में श्री अरविंद ने माँ ने बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं। हाँ जी नंद किशोर जी। इसमें एक तो चीज मैं सजेस्ट करूंगा, देखिए ये 32nd वॉल्यूम का कंपाइल्ड तो उसमें है सेट के अंदर, वो आप पढ़ सकते हैं। ये कहाँ तक कर लिया आपने? It wanted to have another kind of experience, 46 का कर लिया ना अपन ने? है स्नेहा? हाँ ये यहाँ तक आ गया। बस खाली ये एक पैराग्राफ है, सिर्फ थोड़ा सा रह गया पढ़ने के लिए। बस ये एक पैराग्राफ है, ये मैं पढ़ देता हूँ। For what I saw in this man was a formation belonging to an earthly plane. It was mental vital. And as Beethoven had disciplined his whole mental vital and physical being around his musical capacity, उसने अपनी mental vital और physical को भी अपनी म्यूजिकल कैपेसिटी के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया था। That had remained in form. It was a living thing and had incarnated in that man, just as it was. वैसे का वैसा ही वो उसके अंदर इनकारनेट, बट नॉट नेसेसरीली बिथोवन साइकिक बीइंग। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके साइक, तो जितने लोग हैं उतने ही अलग अलग तरीके के उसमें क्रियाएं हैं, उसके अंदर चीजें हैं, उदाहरण हैं। आप जनरल नियम नहीं बना सकते इसके अंदर। मोटे मोटे तरीके से कह सकते हैं कि उसने वही शरीर धारण कर लिया, तो वो तो हमको दिख गया। जैसे कुछ लोग उसको दफना देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसको छोटे छोटे शरीर के मरने के बाद टुकड़े करके गिद्धों को खिला देते हैं, उसको वो अच्छा मानते हैं। कुछ हैं वो पूरा का पूरा उसको पहाड़ के ऊपर छोड़ आते हैं कि अपने आप ही प्रकृति उसको अपने तरीके से ले लेगी। सबका अपना अपना तरीका है। In his former life, it was the psychic being of Beethoven that had shaped all those other beings, the psychic being that had disciplined them around musical creation. But after his death, it cannot at all be said whether the psychic being remained there. It must have returned to the psychic world, as is the usual rule. That, however, had been formed, had its own life, independent and existing in itself. It was formed for a certain manifestation and it remained to manifest itself. उसका एक अपना काम था manifest करने का, इसलिए वो अर्थ एटमॉस्फेयर में रह गया। And as soon as it found a fit instrument, it entered there to manifest itself. इसी तरीके से जो क्रम विकास में चीजें हैं परफेक्ट होती रहती हैं, इसी तरीके से ये यज्ञ चलता है। आप व्यक्ति के रूप से मत सोचिए। सबसे पहले
सपोज आत्मा ने ये प्रयास किया, क्योंकि पृथ्वी को जो फॉर्म किया, अगर भौतिक पृथ्वी की बात करें तो भी कितनी असंभव परिस्थितियों के अंदर, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जिस जगह के ऊपर ये इसकी कक्षा स्थित है धरती की, मतलब जीवन के लिए जितने भी जो भी चीजें आवश्यक है इस तरीके के जीवन के लिए, अगर उसमें हल्का सा भी फेरबदल हो तो जीवन और किसी दूसरे ग्रह के ऊपर इसी सोलर सिस्टम के अंदर भी नहीं है। धरती को जिस तरीके से कि वातावरण में इतनी ही ऑक्सीजन, इतना ही ये, इतना ही वो, उसके स्थान पे इतना टिल्ट, इतना वो, मतलब सारी चीजें इतने असंभव तरीके से जोड़ के बनाई गई हैं। कैसे? तो गुह्य जो वादी हैं, जो रहस्यवादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में आत्मा ने एक प्रयास कि वो ये चाह रही है, क्योंकि हर चीज फिर से सबकॉन्शियस के अंदर, अनमैनिफेस्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। उसमें वो ये कोशिश कर रही है कि सबसे पहले किसी भी तरीके से वो जड़ तत्व आया, अर्थ का फॉर्मेशन, उसके ऊपर जड़ तत्व आना भी सबकॉन्शियस और इनकॉन्शियस के अंदर से एक बहुत बड़ी उसमें विजय है, बहुत बड़ी दूरी तय की गई है इसके अंदर। ये तो सुबह हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर पढ़ाई था। उसके बाद उसके अंदर पहला जो जीवन का तत्व आना भी बहुत बड़ी उसकी विजय है। अब उस जीवन के अंदर, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड थे, एक तरीके की बीमारी आई सारे खत्म हो गए। इसलिए कैसे जीवन को इतना मल्टीफेसेटेड तरीके से, इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से, कि पहले तो जैसे जितने ही कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म होगा उतनी ही कॉम्प्लेक्स चेतना को वो धारण कर सकेगा। ये आप अगर किसी टिड्डे की बात करें तो कितनी चेतना धारण कर सकता है वो? यूं तो परमात्मा की पूरी चेतना है, पर एक्सप्रेशन में क्या है? यूं तो एक कण के अंदर भी परमात्मा है। तो फिर आप एक रामकृष्ण जी को प्रणाम करते हो या फिर उनके गेट के बाहर कोई बैठा है उसको करते हो? जैसे उनका जो भांजा था या वो भतीजा था हृदय, उसने कहा रामकृष्ण जी, रामकृष्ण तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, क्योंकि उनको ब्रह्म की चेतना एक दिन दे दी रामकृष्ण जी ने। कह तू भी वैसा ही है, मैं भी वैसा ही हूं। तब उसकी वापस लेनी पड़ी, कि वो बेचारा पचा नहीं सका, उसका जो डाइजेशन सिस्टम था बहुत छोटा था। तो ये जो विभूति का जो एक कॉन्सेप्ट है इंडियन कल्चर के अंदर, कि मैनिफेस्टेशन कितना प्रबल तरीके से परमात्मा का होता है, उसमें हम उसको सहजता से देख पाते हैं। नहीं तो हम ये कहते हैं कि श्री अरविंद भी हमारे गुरु हैं, तो हम किसी भी चीज को परमात्मा देख के गुरु मान लेंगे, वैसा नहीं है। तो इसलिए ग्रेटर एंड ग्रेटर मैनिफेस्टेशन संभव हो पाए तो पहले तो जीवन को यहां सिक्योर करना जरूरी था। इसीलिए एक ऐसा लाइफ फॉर्म, एक कीड़ा भी है, वो भी जीवन नहीं त्यागना चाहता। उसको भी आप जब प्रताड़ित करते हो तो वो तड़पता है। पेड़ के अंदर भी सेंसेशन है, वो मरना नहीं चाहता, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन चलाना चाहता है बीज के रूप में, कैसे भी अपने आप को आगे चलाना चाहता है। मनुष्यों ने तो अब आए हैं मनुष्य तो। पेड़ पौधे सोचिए कि लाखों वर्षों से जिन्होंने अपने आप को यहां सस्टेन किया है, कितने समझदार हैं। और वास्तव में तो उनके अंदर जो जीवन तत्व है जो अपने आप को यहां मेंटेन करना चाहता है, तो आप ये सोचिए कि प्रकृति कितनी जबरदस्त इसके पीछे काम कर रही है। जब वो सिक्योर हो गया, धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स इस तरीके के आए, कोशिश करते रह रहे हैं, तब एक बेसिक एक कोई टाइप आई, कोई मनुष्य के जैसी। अब क्योंकि एक बार एक सर्टेन ढांचा बन गया, तो अब हम कोई मनुष्य बनता नहीं देखते, आवश्यकता ही नहीं है। इस चीज का उत्तर कोई दूसरा नहीं दे रहा कि भाई अब क्यों नहीं बना रहे मनुष्य, आवश्यकता ही नहीं है। पर अब मनुष्य जो है वापस पीछे जाने की बजाय अब मनुष्य को क्या करना चाहिए? यही श्री अरविंद फिर बाद में ये जो कह रहे हैं ना, असेंट टू द डिवाइन लाइफ इज ह्यूमन जर्नी, वर्क ऑफ वर्क्स, द एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस विच अलोन गिव्स, वो अकेला ही एक ऐसी चीज है, कौन सा, असेंट टू द डिवाइन लाइफ, जिसके बिना वो क्या है, एक इंसेक्ट क्रॉलिंग अमंग अदर इंसेक्ट्स जो फॉर्म हो गए धरती और कीचड़ के संयोग से, जैसे पैदा हो जाता है वैसे मनुष्य भी पैदा हो गया। इसीलिए आपको करने लायक काम क्या है? तो हम ये देख पा रहे हैं कि सारा प्रयास आत्मा का किस ओर है? ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति, परमात्मा को कितना से कितना हम
चेतना के स्तर के ऊपर उतार के ला सकते हैं। यो तो अपने आप के अंदर एक चींटी है, वो भी डिवाइन है। तो चींटियों के मंदिर बना ले फिर बाद में, मतलब क्या करना चाहिए? तो ये कोई ऐसे नहीं है कि हमने कह दिया कण कण में परमात्मा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पर आप प्रैक्टिस में क्या करेंगे? आपको परमात्मा को भोजन भी करना पड़ेगा, परमात्मा को ओढ़ना भी पड़ेगा, कोई परमात्मा को आपको रगड़ना भी पड़ेगा, किसी को गर्म भी करना पड़ेगा। तो ये तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका। अगली बार इसको नेक्स्ट टॉपिक को हम फिर से पकड़ते हैं। थोड़ा सा आप इस तरीके से आज जो बातें या जो भी बातें हो रही है इनका थोड़ा चिंतन करना शुरू कीजिए, चीजों को इस दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए। यहां हम इसको छोड़ देते हैं। स्नेहा, हाँ भैया, कुछ इसमें समझ में आता है? हाँ भैया, समझ में आता है। इतना समझाने पे समझ में तो आएगा ही। ठीक है, ओके। जय श्री माँ। जय श्री मां।